गेस्ट इन द न्यूज रूम में ईश्वर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। Brought to you by Sensodyne K। अभी लेके आए सेंसोडेंट के। टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। देश में चुनाव का दौर चल रहा है, पर चुनाव से लाइमलाइट छीन ली है एक बहुत ही गर्म मुद्दे ने, कोविड वैक्सीन। और इसने हमारे देश के लोगों को दो हिस्सों में बांट दिया है। एक वो जिन्होंने कोविशील्ड लगवाई थी, आजकल सभी बहुत डरे सहमे से घूम रहे हैं, और दूसरे वो जिन्होंने कोई दूसरी वैक्सीन लगवाई। वो कोविशील्ड वालों को डरा रहे हैं। सोशल मीडिया पर तरह तरह के मीम्स चल रहे हैं, पर इस मीम्स की दुनिया से इतर ये मुद्दा वाकई काफ़ी गंभीर है। ज़रूरी है कि लोगों तक सही जानकारी पहुंचे ताकि बेवजह की दहशत ना फैले। इसलिए आज गेस्ट इन द न्यूज़ रूम में इस पर खुलकर चर्चा होगी डॉक्टर ईश्वर गिलाडा के साथ। डॉक्टर ईश्वर इन्फेक्शियस डिजीज़ एक्सपर्ट हैं, देश के जाने माने इन्फेक्शियस डिजीज़ एक्सपर्ट हैं। HIV केयर में भारत के पहले डॉक्टर भी हैं। कोविड के अलावा डॉक्टर ईश्वर हमें बताएंगे कि हमारे देश में और कौन कौन सी बीमारियां हैं जो फैली हुई हैं और जाने का नाम नहीं ले रही। साथ ही इस पर भी बात होगी कि जो ये दवाइयाँ और वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां हैं, इनके और हॉस्पिटल्स के बीच में क्या तालमेल है। तो डॉक्टर ईश्वर, आपका बहुत बहुत स्वागत है ललन टॉप पर। बहुत बहुत शुक्रिया। सर, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए, आपने कौन सी वैक्सीन लगाई थी, आप बता सकते हैं? मैंने कोविशील्ड ली और उसके 3 डोज लिए मैंने। ओ, बूस्टर भी लगवाया आपने? बूस्टर सेम जरूरी था, डॉक्टर होने के नाते जी, बूस्टर लेना उस वक्त तो बहुत जरूरी था, एज के हिसाब से भी। जी बिल्कुल ज़रूरी था। और यहाँ पे कौन कौन है जिन्होंने कोविशील्ड लगाया था? अगर सब अपना हाथ उठा दे तो। अरे सबने लगवाई है। हाँ, किसने वैक्सीन नहीं लिया वो हाथ ऊपर की? नहीं, सबने लगवाई है। तो सर बेसिकली आपको तो पता ही है, इस वक्त जिसने कोविशील्ड लगवाई है, सबका जो दिल है एकदम धक धक कर रहा है। और अच्छी बात है, दिल धक धक करता भी रहे इन लोगों का। सवाल मेरा ये है कि अब वैक्सीन लगे हुए लगभग हमें 2 से 3 साल तो हो गए हैं, पर कब तक ये जो बहुत ही भले ही रेयर साइड इफ़ेक्ट का ख़तरा है, ये कब तक हमारे सिर पर मंडराता रहेगा, डर लगता रहेगा कि भाई अब कुछ हो जाएगा, अब कुछ हो जाएगा? सबसे पहले तो ये बता दूं कि ऐसी दुनिया में कोई दवाई, कोई वैक्सीन, कोई इंजेक्शन नहीं है जिसके साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जब वो दिया जाता है तो हम ये देखते हैं कि उसका गुड इफ़ेक्ट कितना है और साइड इफ़ेक्ट कितना है। और गुड इफ़ेक्ट अगर आउटवे करता है तो वो गुड इफ़ेक्ट के साथ चलते हैं। दूसरी बात ये है कि जो वैक्सीन का एडवर्स इफ़ेक्ट है वो इतने सालों बाद नहीं होता है। तो जिन किसी को प्रॉब्लम हुआ है वो स्टार्टिंग के 4-6 हफ्ते में हो गया और तब से लेकर अभी तक हो रहा है। तो स्टार्टिंग होती है 3-4 हफ्ते में, 6 हफ्ते में। अब प्रॉब्लम ये है कि कोविड से हुआ है प्रॉब्लम, या लॉन्ग कोविड जो कहा जाता है कि कोविड होने के बाद भी उसके इफ़ेक्ट बहुत साल रहते हैं, बहुत महीने रहते हैं, उससे हो रहा है, या कोविड वैक्सीन से हो रहा है। इसको डिस्टिंग्विश करना हम डॉक्टरों के लिए भी डिफ़िकल्ट है, साइंटिस्ट को भी डिफ़िकल्ट है, और लीगली तो बहुत ही डिफ़िकल्ट है। तो हमें उसको पिन पॉइंट करना कि ये पर्टिकुलर वैक्सीन से हुआ है, ये मुश्किल है। फिर भी ऐसे दुनिया में कुछ केसेस आए कि उन्होंने वो वैक्सीन के साथ जोड़ा है और वैक्सीन की कंपनी ने माना है कि हमारे वैक्सीन से ये प्रॉब्लम हुए है। लेकिन अगर उसका प्रमाण निकालेंगे तो लगभग 50,000 से लेके 1 लाख लोगों में ऐसा प्रॉब्लम हुआ है। तो किसी भी वैक्सीन के या मेडिसिन के जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं उसको कहते हैं माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। तो माइल्ड तो हम सबको हुआ है, जिसने भी वैक्सीन लिया है उसको बुखार आया, बदन दर्द हुआ, सर दर्द हुआ, और वो होना इसका मतलब वैक्सीन काम कर रहा है, वो वैक्सीन पानी नहीं है। तो उतना इफ़ेक्ट तो होना ही चाहिए। उसके बाद में किसी को थोड़ा दिन लंबा चला, कोई 8-8 दिन बीमार हो गया, कोई किसी को कोविड हो गया उसकी वजह से, तो उसको ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन कहते हैं कि आपको कोविड हो रहा था, आपने वैक्सीन लिया तो वो बाहर आ गया। तो ये माइल्ड मॉडरेट चलता है। लेकिन जिसको सीवियर हो गया, जिसकी वजह से किसी की मौत हुई या किसी को 50-60% डिसेबिलिटी हो गई, तो उन लोगों को कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए। और ये वैक्सीन कंपनी का काम होता है, मेडिसिन कंपनी का काम होता है। लेकिन कोविशील्ड हो, कोवैक्सीन हो, mRNA हो, ये सबका जो क्लियरेंस हुआ था ये इमरजेंसी ऑथराइजेशन मोड में हुआ था। तो कोई भी मेडिसिन का या वैक्सीन का ट्रायल जो होता है, पहले होता है प्रूफ ऑफ कंसेप्ट, वो लैब में होता है, उसके बाद में होता है एनिमल में, उसके बाद में होता है फेज़ 1 जो 25-30 लोगों में करके देखते हैं कि वैक्सीन सेफ है क्या। अच्छा, मतलब पहले लैब में टेस्टिंग होती है, फिर जानवरों पे और फिर इंसान, फिर लैब में, और इंसान में भी फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3। फेज़ 1 30 से 50 लोगों में होता है, सेफ है कि नहीं।
फेज़ 2 500,000 लोगों में होता है। उसके अब जो हमको वैक्सीन के इम्यूनोजेनेटिक इफेक्ट है, जो इम्यूनिटी आती है कि नहीं आती है और सेफ्टी है कि नहीं, और जो फेज़ 3 ट्रायल होता है वो बड़ा होता है 50,000 से 1 लाख लोगों में। इस दौरान कोविड इतना इमरजेंसी था, वो अपना जो दौर चल रहा था वो डेल्टा का था। डेल्टा के दौर में लोग बहुत ज़्यादा बीमार होते थे, ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, बेड की शॉर्टेज थी, बेड, ऑक्सीजन, आईसीयू, वेंटिलेटर और मौत, इनके साथ आप मुकाबला कर रहे थे। तो हमारे सामने 2 ऑप्शन थे, एक आप बेड का या मौत का इंतज़ार करो या वैक्सीन लो। और उस समय सरकारों ने, WHO ने, जिन्होंने भी क्लियरेंस किया, उनके सामने कोई दूसरा चारा नहीं था, उनको वो परमिशन देना पड़ा और उसकी वजह से लाखों जानें बच गई। प्रॉब्लम ये होता है कि सब बच गई, उसके बाद में 2-3 साल से किसी की जान गई तो लोग उसको नाम रखना चालू करते कि इसकी वजह से जान जा रही। ये तो होना ही था, ये तो किसी भी ड्रग से, किसी भी मेडिसिन से होता ही है। अब जो पॉइंट आ रहा है कि जिन किसी ने, भारत देश में लगभग 90% लोगों ने कोविशील्ड लिया है, 9% लोगों ने या 9.5% लोगों ने कोवैक्सीन लिया है और आधा प्रतिशत लोगों ने दूसरे वैक्सीन लिए हैं। तो कोविशील्ड का प्रमाण बहुत ज़्यादा है, लेकिन लोगों को डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जिसको प्रॉब्लम हुआ नहीं है, अभी होने वाला नहीं है, और जिसको हुआ था प्रॉब्लम वो 4-6 हफ्ते के अंदर ही हो गया था। तो उन लोगों ने, जैसा कभी सुसाइड होते हैं और सुसाइड को कॉम्पेंसेशन मिलता है, और किसी की नेचुरल डेथ भी हुई तो वो सुसाइड क्लेम करके पैसा लेता है, तो ठीक है, ऐसा कोई बेनिफिट ऑफ डाउट ले सकता है, आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन किसको प्रॉब्लम हुआ नहीं है तो उसको डरने की जरूरत नहीं कि मुझे क्या होगा। यानी आज हर कोई इंसान आके पूछता है हमने कोविशील्ड लिया, कुछ होगा क्या? कुछ नहीं होगा आपको, आप शांति से रहिए। तो मतलब आज की डेट में अगर आप एकदम हेल्दी हैं तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर 3 साल तक आपको कोई भी लक्षण नहीं दिखे हैं तो ऐसा नहीं है कि अब 3 साल बाद सडनली आपके शरीर में कुछ लक्षण दिखने लगेंगे। जो होना था वो हो गया। तो कोविड और वैक्सीन, ये दोनों के वजह से जो प्रॉब्लम है, जो होना था सो हो गया। कोविड अभी फ्लू से भी ज़्यादा माइल्ड है, और मैं ये मत कहूँ 1 साल से 1.5 साल से आप कोविड को अलग बीमारी मत करिए, उसको फ्लू के साथ जोड़ दीजिए। तो कोविड फ्लू जैसा होता है वैसा हमको, हर किसी को मौसम बदलता है, छींक आती है, बुखार आता है, आँख से पानी आता है, नाक से पानी आता है, वो फ्लू है, कॉमन कोल्ड वायरस है, एडिनो वायरस है, वो जैसा वैसा है वैसे ही कोविड है। तो एक्चुअली आज फ्लू से, एडिनो वायरस से ज़्यादा डेथ होती है, कोविड से डेथ कम होती है। तो हमको कोविड की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात यह है कि हमारे भारत देश में ओमिक्रॉन जो वेव आया डेल्टा के बाद का, वो ओमिक्रॉन को मैं कहता हूँ ये वेरिएंट ऑफ सपोर्ट है हमारे लिए। ओमिक्रॉन आने की वजह से हम लोग सब, जिसको कोविड नहीं हुआ था उसको हो गया, जिसको पहले हुआ था फिर से हो गया, और हमको इम्यूनिटी आ गई। और इम्यूनिटी ऐसी आई कि 4-5 दिन, थोड़े दिन बुखार है और पूरा लगभग 2-4 साल के लिए अपने को इम्यूनिटी आ गई। मुझे याद है बचपन में हमारी दादी कहा करती थी कि अगर किसी को चिकन पॉक्स हो गया बच्चे को, तो मोहल्ले के या कम्युनिटी के 4-5-10 बच्चे लाके वहाँ रख दो, ताकि सबको चिकन पॉक्स हो जाएगा, बाद में नहीं होगा, तो आपको इम्यूनिटी आ जाएगी। तो वैसा के वैसा काम हमारे ओमिक्रॉन ने किया। और ओमिक्रॉन आने के बाद हमारे पास ओमिक्रॉन का टाइप 2 आया था, और टाइप 2 ने ऐसा काम किया कि दूसरे टाइप को आने नहीं दिया, और उसके वजह से हमारी इम्यूनिटी बाकी देशों से अच्छी चली। वैसा हमारा देश वर्ल्ड में नंबर 1 का पॉपुलेशन का देश है, उसके बावजूद भी हमें, चाइना में हुआ हमें कुछ नहीं हुआ, यूरोप में हुआ, अमेरिका में हमें कुछ नहीं हुआ, वहाँ के लोग ट्रैवल करते गए, अपने लोग ट्रैवल किए, हमें कुछ नहीं हुआ। तो ऐसा छोटा मोटा बुखार आना, उसको कोविड का ये जैसे कोई भूकंप आता है उसके बाद में थोड़े थोड़े ट्रेमर आते हैं, लेकिन वो फिर से बड़ा भूकंप नहीं आता है। तो वो वैसे ट्रेमर आएंगे तो उससे हमें डरने की जरूरत नहीं है। नहीं, पर ये तो कोविड की बात हो गई, जहाँ से मैंने अपने ये सवाल शुरू किया था। ऐसा तो नहीं होगा कि 3 साल तक आपको कोई समस्या नहीं हुई है, अब एकदम से आपको कोविड वैक्सीन से जुड़े कुछ साइड इफेक्ट्स महसूस होने लगे, अब तो नहीं होगा ये? अब कुछ नहीं होगा। वो वैक्सीन से जो प्रॉब्लम होना है वो 4 से 6 हफ्ते में, 8 हफ्ते में हुआ, उसके बाद में वो टिका होगा, यानी 5 साल 2 साल भी टिकेगा, 4-5-10 साल भी टिकेगा। कुछ लोग को पार्किंसोनिज्म हो गया, कुछ लोग एकदम सुस्त हो गए, कुछ लोग को ट्रेमर चालू हो गए, कुछ लोग को हार्ट का प्रॉब्लम हुआ, उसी समय हुआ, और उस समय से लेकर अभी तक तो सफ़र कर रहे हैं। लेकिन अभी नया प्रॉब्लम किसी को कुछ नहीं होगा। सर, पर आजकल आप ये खबरें सुन भी रहे होंगे और पढ़ भी रहे होंगे कि कभी किसी को नाचते नाचते हार्ट अटैक आ गया, कोई एकदम हेल्दी इंसान जिम में एक्सरसाइज कर रहा था, सडनली उसको हार्ट अटैक आ गया। और ये जो हार्ट अटैक की जो एज है ये काफ़ी कम हो गई है, मतलब पहले माना जाता था ये बुढ़ापे की बीमारी है हार्ट अटैक, अब 30 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं। और जब से ये अपनी ये एस्ट्राजेनेका, जिसने मतलब जो पेरेंट कंपनी है कोविशील्ड की, जिसने फॉर्मूला दिया था इस वैक्सीन का, उन्होंने ये माना है
कि हाँ, एक बहुत ही रेयर साइड इफ़ेक्ट है कि खून के थक्के जम सकते हैं इस वैक्सीन को लगवाने के बाद। तो जो आम जनता है अब वो इस वैक्सीनेशन को इन हार्ट अटैक से जोड़कर देख रही है कि वैक्सीन लगवाने की वजह से हार्ट अटैक आए। तो सवाल मेरा ये है कि वाकई ये हार्ट अटैक वैक्सीन की वजह से ही जो आ रहे हैं या फिर कोई और वजह है? ये जो नए हार्ट अटैक आ रहे हैं उसका वैक्सीन का संबंध नहीं है। वैक्सीन जब हम लगाते हैं तो हमारे डेल्टॉइड मसल जो आम में होते हैं उस पर लगाते हैं, और वैक्सीन कभी कभी वैक्सीन का थोड़ा पोर्शन मसल में जाने के बजाय ब्लड सप्लाई के ट्रैक में चला जाता है। वहाँ पे जाने की वजह से क्या होता है कि हमारे अंदर जो पेशिकाएँ हैं जिसको हम लोग प्लेटलेट कहते हैं, प्लेटलेट का एक प्लेटलेट पार्ट 4 होता है, फैक्टर 4 होता है। वो फैक्टर 4 को ऐसा लगता है कि ये अपना दोस्त आया, उसके साथ दोस्ती करते हैं वो, और वो वहाँ से वो प्लेटलेट टूटना चालू होते हैं, और उसी को हम लोग थ्रोम्बोटिक फिनोमेना कहते हैं या ब्लड टूटना बोलते हैं। तो जिसको होना है उसी समय होगा, 4-6 हफ्ते में होगा, अभी नहीं होगा। अब जो प्रॉब्लम यंग लोगों में अभी आ रहे हैं, हमारे पास एक तो ऑल और नन फिनोमेना है। एक तो कोई एक्सरसाइज करते नहीं, वॉक करते नहीं, सेडेंट्री लाइफ है, वर्क फ्रॉम होम ये बहुत बड़ी बीमारी है। वर्क फ्रॉम होम में ये होता है कि वहीं बैठे बैठे आप चाय पी रहे, नाश्ता कर रहे, खाना खा रहे, वहीं सो जा रहे, तो इसमें हमारी कोई हलचल ही नहीं है बॉडी की। और फिर आपको एकदम फिटनेस एविड हो गए, आप इमीडिएटली जिम लगाते हैं, फिर उसके बाद में कोई वो वे प्रोटीन खाते हैं, कोई स्टेरॉइड लेते हैं, कुछ 1-2 घंटे वर्कआउट करते हैं। ये कोई पागलपन है, 2-2 घंटे वर्कआउट करना पागलपन है। हाँ, आपको खाली एथलेट में कहीं जाके कुछ करना है तो बात अलग है, अदरवाइज एक आम इंसान के लिए आधा घंटा एक्सरसाइज काफ़ी है, मैक्सिमम 45 मिनट काफ़ी है। तो 1 घंटा 2 घंटा वर्कआउट करना, उसके अंदर पानी नहीं पीना, कई बार डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो हमारे जो अंदर के बॉडी के अवयव हैं वो एक दूसरे के साथ में सिंक्रोनाइज में काम करते हैं। तो किडनी है, हार्ट है, इनका सिंक्रोनाइजेशन है। आप पानी कम पी रहे हैं, किडनी हार्ट को दस्तक देगी, हार्ट अटैक आ जाएगा। तो हमको लंग्स, हम सांस लेते हैं, खुली हवा मिलना चाहिए, खुली हवा में लोग जाते नहीं हैं। तो हमें ये कई प्रॉब्लम है जिसका हमको मुकाबला करना है। और पहले से इन्हें क्या होता है कि जब कोविड आया तो लोगों को लगा कि नहीं हमारी इम्यूनिटी अच्छी होना चाहिए, कोविड चलेगा, इम्यूनिटी को लोग भूल गए। तो एक कहावत है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन का तो दुख काहे खोए। आप पहले से अपनी इम्यूनिटी संभालो तो कोविड आने दो, कोविड का बाप आने दो, आपको कुछ नहीं करेगा। लेकिन आप जब बुरा टाइम में आप लोग नहीं हमें हमको इम्यूनिटी संभालना है, तो उस समय इम्यूनिटी नहीं बनेगी आपकी पहले से आदत होगी तो इम्यूनिटी बनेगी। तो आपको इम्यूनिटी संभालने के लिए, अपना खान पान के लिए जंक डाइट नहीं चाहिए। और कई कारण हैं, शराब है, सिगरेट है, तम्बाकू है, बाकी व्यसन है, खाने पीने में जंक फूड है। अब यानी कोई चीज़ सेफ नहीं है। दूध के अंदर कुछ ना कुछ मिला हुआ होता है, पानी में कुछ मिला हुआ होता है। हम लोग जो खाना खाते हैं उसमें पेस्टिसाइड होता है, पेस्टिसाइड उसके साथ में कभी प्लास्टिक होता है, तो प्लास्टिक से डाइऑक्सिन, फ्यूरान आते हैं, कार्सिनोजन आते हैं। तो हमें हर एक चीज़ को देखना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, एक तरफ पैदावार ज़्यादा होने के लिए कुछ ना कुछ फर्टिलाइज़र डालते हैं और उसका 2 गुना पैदाइश हो सकती है, लेकिन उसके बाद में उसके अंदर जो असर है वो हम स्टडी नहीं करते हैं। हर जगह प्लास्टिक का कोई एक दौर आता है, 10-20 लोगों को पकड़ लिया, अरेस्ट कर लिया, उसके बाद में प्लास्टिक वापस चालू है और प्लास्टिक पड़ा रहता है। गाय प्लास्टिक खाएगी, वो प्लास्टिक आपके दूध में आएगा, वो दूध से आपको कार्सिनोजन आएगा। तो आपको हर चीज़ शुद्ध चाहिए, वो हमें मिलती नहीं है। मेरा एक दोस्त है कनाडा का, वो कहता था कि हम कनाडा में पैदा होते हैं और आप इंडिया में पैदा होते हैं, उसमें 10 साल का फ़र्क है। आप लोग 71-72 जीते, हम लोग 81 जीते हैं। तो आप अगर आपकी लाइफ इंडिया में पैदा होकर 10 साल कम है तो आप और क्यों ख़राब कर रहे हो अपनी लाइफ को? शराब से, सिगरेट से, तम्बाकू से, खान पान से क्यों ख़राब कर रहे हो? तो ये हमें लोगों को समझाना है। मैं सिर्फ एज की नेगेटिव बात नहीं कर रहा हूँ। हमारा देश जब आज़ाद हुआ, हमारी एवरेज एज 35 थी 1947 में, वो 35 की अभी 71 आ गई है। हमने काफ़ी प्रोग्रेस किया, लेकिन हम 71-72 पे अटक गए। मेल के लिए 71 है, फीमेल के लिए 73 है। आप खुशकिस्मत है, आप 2 साल हमारे से ज़्यादा जिएंगे। तो हम वहाँ 71 से 81 तक नहीं पहुँच रहे। तो ये इसके कारण क्या है, हमको ढूंढना है और इसके कारण की मीमांसा करके हमको उसका रास्ता निकालना है। चलिए, पर डॉक्टर साहब एक चीज़ ये है कि कोई एक वजह हम नहीं कह सकते कि हार्ट अटैक इसी वजह से आ रहा है। बहुत सारे कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं, पर इन 3 सालों में ही क्यों, इन 3-4 सालों में ही क्यों? पहले इतनी खबरें क्यों नहीं आती थी कि 30 साल के इंसान को हार्ट अटैक आ रहा है, 40 साल के इंसान को हार्ट अटैक आ रहा है? अब इतनी खबरें क्यों आ रही हैं? देखिए, इसके कई कारण हैं। सबसे पहला कारण ये है कि हमारे पास क्या जो भौतिक सुविधा होती है ना, कि एयर कंडीशनर है, 25,000 में एयर कंडीशनर आता है, उसका एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट है।
गाड़ी 5 लाख में आती है, उसका एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट है। आपको कंप्यूटर का एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट है। आपके बॉडी का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। बॉडी करोड़ की है। तो हर इंसान ये समझता है कि मुझे कुछ होगा ही नहीं, मेरे माँ बाप को कुछ नहीं हुआ, मेरे दादा दादी को कुछ नहीं हुआ, मुझे कुछ होगा ही नहीं। तो ऐसे जो हवा में रहेंगे तो कुछ ना कुछ तो कभी होगा आपको, पहली बात है। दूसरी बात ये है कि आप वर्क फ्रॉम होम, ये बीमारी है। आप बाहर जाइए, लोगों से मिलिए, हंसना खेलना यानी सिर्फ घर में बैठने से, स्क्रीन के साथ रहने से आपकी ज़िंदगी नहीं चलती है। 4 लोगों में हंस खेल के बात करने से आपका लाइफ अच्छा होता है, वो लाइफ नहीं है। और तीसरी चीज़ ये है कि खान पान बहुत ख़राब है। अभी हमारे प्रधानमंत्री ने चालू किया मिलेट वगैरह। ये मिलेट को हम लोग 20 साल में भूल गए। 20 साल पहले हमारे जो घर के खान पान थे वो सब मिलेट थे। और खान पान में क्या होता है, एक होटल में होती है राइस प्लेट और एक होता है फुल खाना। तो राइस प्लेट क्या है, राइस प्लेट में सब चीज़ है। आपको थोड़ा चावल है, थोड़ा दाल है, दही है, उसमें सलाद है, उसमें चपाती है, उसमें स्वीट है, सब है। तो एवरीथिंग इन मॉडरेशन इज़ फाइन। और जब फुल होता है तो इंसान की नीयत क्या होती है कि मैं वसूल कर लूँ, होटल में गया तो पूरा खा लूँ और थोड़ा 8-10 स्वीट खा लूँ। तो आपका जो पेट है वो इलास्टिक सैक है। आप जितना ठूसते जाओ वो बढ़ते जाएगा। तो अभी आपने लॉकडाउन में देखा होगा कि कई लोगों का वजन बढ़ा है। तो वजन अपने आप से नहीं बढ़ा है, आप खा खा के वजन बढ़ाए हैं। कुछ लोग स्क्रीन के साथ हैं, वो जाने अनजाने में डिप्रेशन में है। वो डिप्रेशन का मतलब ये नहीं कि उसको इमीडिएटली साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है, लेकिन वो डिप्रेशन में इंसान ज़्यादा खाता है और उसको कोई हिसाब ही नहीं है कितना खा रहा है, कितनी बार पी रहा है, हिसाब ही नहीं है। अब कोई ऑफिस का वर्क है, वो क्या होगा, जब टी ब्रेक होगा तब जाके टी लेके आएगा। घर में बैठे तो चाय चल रहा है, उसके बाद में छाछ पी रहे, उसके बाद में कैरी का पन्ना पी रहे, उसके बाद में और कुछ ले रहे, ये कंटिन्यू चालू है। और वो किसी को ऐसा होता है कि वो जब तक स्मोक नहीं करता तब तक टॉयलेट नहीं होता है। लोगों के दिमाग में फिक्सेशन है। तो ये जो फिक्सेशन है, यंग जनरेशन को मैं यही बोलना चाहूँगा कि आपकी ज़िंदगी, यानी हम लोगों ने बचपन से क्या सीखा है कि आप कितने अलग अलग जन्म करके फिर मनुष्य का जीवन आता है। अब वो सही है झूठे ये पता नहीं मुझे, लेकिन बोले कीड़े मकोड़े कुत्ते बिल्ली बन के फिर आप इंसान बने। आप इंसान की ज़िंदगी मिली, आप अच्छे से जियो और उसमें कुछ ना कुछ करके दिखाओ। तो आप कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा कीजिए, 4 लोगों में मिलिए, बाहर जाइए, वॉक कीजिए। और एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हो रहा है फिलहाल, विटामिन D3 की डिफिशियंसी और B12 की डिफिशियंसी बहुत ज़्यादा है। लोग वेजिटेबल और फ्रूट कम से कम खाते हैं और कार्बोहाइड्रेट पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो विटामिन D3 हमें धूप से मिलता है, खास करके जो धूप जो 10-11 बजे की होती है या शाम में 3-4 बजे की होती है, जो टेंजेंशियल आती है। तो D3 की डिफिशियंसी से लोगों के, यानी यंग लोगों के, बोले हमारे जॉइंट दुख रहे हैं, बॉडी दुख रही है, सेक्सुअल प्रॉब्लम है, वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो रहा है, बच्चे नहीं हो रहे। तो ये इन्हें लोगों को समझ नहीं आ रहा है। और पिछले 3-4 साल में मैंने जितने विटामिन D3 के केसेस देखे हैं डिफिशियंसी के, मैंने 40 साल में नहीं देखे हैं। तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन का पेशेंट आया तो उसको मैं आंख बंद करके वो D3 दे देता हूँ, क्योंकि D3 का जो टेस्ट करके आएगा उसका रिपोर्ट 2 दिन से आएगा, 1 दिन से आएगा, और उसके जितने पैसे लगते हैं उसमें तो विटामिन D3 के 8 डोज हो जाते हैं, हफ्ते में 1 खाना है। और उनको बोलता हूँ भाई इसके बाद में आप धूप में जाइए कम से कम। तो हमें ये छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान देना है। विटामिन B12 जरूर नहीं है कि आप मांस मोटा नहीं खाइए, नॉन वेजिटेरियन खाइए, लेकिन फ्रूट तो लीजिए, और फ्रेश फ्रूट। फ्रिज में रखे हुए चीज़ के उसको फ्रेश फ्रूट नहीं कहते हैं। डेली फ्रेश फ्रूट, डेली फ्रेश वेजिटेबल वो लीजिए, और उसके बाद में आपको अपने आप बैलेंस होगा। तो बैलेंस डाइट, एंड जितना ज़रूरी उतना खाइए, जितना ज़रूरी उससे आधा चपाती कम खाइए। क्योंकि जैसे हम लोग, मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं जब बाहर ट्रैवल करता हूँ तो देखता हूँ कि यार कहीं वेजिटेरियन नहीं मिला तो 1 चपाती ज़्यादा खा लो, क्योंकि शाम में मिलेगा कि नहीं पता नहीं है। तो ऐसा अगर आपको इनसिक्योरिटी तो ज़्यादा खाओ, लेकिन आप घर में हैं या आपके रोज़ के माहौल में हैं तो ब्रेकफास्ट के बाद में लंच मिलेगा, लंच के बाद में डिनर मिलेगा, आधा चपाती क्यों एक्स्ट्रा खा रहे हो? घर में माँ और बहन भी बोलती है आपकी कि आधा चपाती कहाँ रखेंगे, हम कहाँ संभाल के रखेंगे, खा लो। नहीं, आपका पेट कचरा कुंडी नहीं है, तो आप वो एक्स्ट्रा ठूसिए मत। जितना कम खाएंगे आपको वापस खाने की इच्छा होगी, आप खाएंगे। तो 2 प्रकार का फीडिंग होता है, एक भूख लगने से खाना और एक होता है टाइम फीडिंग। टाइम फीडिंग एंड डिमांड फीडिंग। तो आप अगर टाइम फीडिंग है तो टाइम फीडिंग में फिक्स कर दीजिए कि आपको 2 चपाती सुबह, दोपहर में, शाम में खाना है। और अगर भूख से खाना तो भूख जब लगी तब खाइए। पर आप ये कह रहे हैं कि ये जो हार्ट अटैक हैं ये आपके जो ख़राब डाइट है उसकी वजह से, एक्सरसाइज नहीं करने की वजह से हो रहे हैं, तो पर इनका कोविड से या कोविड वैक्सीन से कोई संबंध नहीं है? हाँ या आज के डेट में कोविड वैक्सीन से और कोविड से कोई संबंध नहीं है। जिसको कोविड का प्रॉब्लम हुआ, जिसको लॉन्ग कोविड हुआ, वो महीना, 2 महीने, 3 महीने हुआ और थोड़ा थोड़ा उनका इफेक्ट रह गया। किसी को ब्रोंकियल अस्थमा था, उसको सांस की तकलीफ हुई।
जिसको उस समय ट्यूबरकुलोसिस था उसको कोई तकलीफ हुई, जिसको एलर्जिक ब्रोंकाइटिस था उसको तकलीफ हुई, तो आप उसका इलाज कीजिए जिसका आपका बेसिक प्रॉब्लम है। जैसे कई जगह एलर्जिक ब्रोंकाइटिस होती है, मैं पूछता हूँ आपके घर में अगरबत्ती लगाते हैं? हाँ अगरबत्ती लगाते हैं। जैसे अगरबत्ती लगाते हैं छींक आती है, तो आपको अगरबत्ती की एलर्जी है। किसी भगवान ने ये नहीं बोला है कि आपको खुद को तकलीफ करके अगरबत्ती लगाइए। अगर आपको सूट नहीं होती आप घी का दिया लगाइए। मैं धर्मांधता की तरफ जाने को नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप कम से कम अपना प्रोटेक्शन कीजिए। किसी को परफ्यूम से एलर्जी होती है, किसी को घर में जब खाना बनाते हैं वो खाट से एलर्जी होती है, तो आप चिमनी लगाइए, वो बाहर जाने दीजिए। तो ये जो प्रॉब्लम है, किसी को स्मोक की एलर्जी होती है, कई बार तो एसी में कोई स्मोक करके आता है तो उसके कपड़े में भी स्मोक की बात आती है, उसकी एलर्जी होती है। तो आप ये एलर्जिक ब्रोंकाइटिस है आपको, और कोई ब्रोंकियल अस्थमा है, ब्रोंकियल अस्थमा भी एलर्जिक ब्रोंकाइटिस होता है, और उसके बाद में आपको कोविड हुआ तो प्रॉब्लम होगा, तो आप उसको कंट्रोल कीजिए। चलिए, तो खून के थक्के जमना ये एक रेयर साइड इफ़ेक्ट वैक्सीन का था जो कंपनी ने भी मान लिया, पर क्या इसके अलावा कुछ और साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं जो इतने गंभीर नहीं है, ख़तरनाक नहीं है, पर उन पर ध्यान देना ज़रूरी है? अभी तक जो पता लगे हैं वो ये थ्रोम्बोसिस के ही है, जो ब्रेन में होता है या हार्ट में होता है, और कभी कभी किसको पल्मोनरी एम्बोलिज्म फिनोमेना हो जाता है। उसके सिवा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाले, हमको भी लगता था कि लॉन्ग कोविड के बहुत सारे मरीज आएंगे, और हमने ऐसे कैलकुलेशन किया था कि कम से कम 10% लोग को लॉन्ग कोविड होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। तो ऐसे कोई लंबे प्रॉब्लम वाले कोई मरीज़ नहीं है। अच्छा, ये जो खून के थक्के जमने वाली जो समस्या है इसको TTS कहते हैं। अगर आप एक बार बहुत ही आसान भाषा में हमारे दर्शकों को समझा दें कि ये TTS क्या है, और ये भी बता दीजिए कि क्या ये सिर्फ वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट से ही होता है या और वजह भी हैं कि आपको ये समस्या हो सकती है? TTS है थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक सिंड्रोम या परप्यूरा। परप्यूरा का मतलब होता है खून की मात्रा कम हो जाना। तो उसके अंदर क्या होता है कि हमारे अंदर एक प्लेटलेट नाम की चीज़ होती है। प्लेटलेट का काम होता है कि खून को बहाव को रोकना। तो जब कभी हमको कोई इंजरी होती है, मार लगता है, अगर हमारे पास प्लेटिनेट नहीं होता और उसको बहाव को रोकने की प्रक्रिया अंदर बॉडी में नहीं होती, तो कंटिन्यूस खून चालू होता, टैप चालू होता, तो हमारा प्लेटलेट उसको रोक देता है। तो जब प्लेटलेट की कमी होती, क्यों होती है कि ये थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा जो है उसके अंदर वो हमारे बॉडी के अंग उसको जो वैक्सीन देने के बाद वैक्सीन समझ के, वैक्सीन है ना बेसिकली वायरस है, ये चिंपांजी CH यानी जो कोविशील्ड है या एस्ट्राजेनेका है, वो CH यानी चिंपांजी से बना हुआ, AD यानी एडिनो वायरस यानी ऑक्सफोर्ड से बना हुआ CH-AD-OX1, तो ये तीनों का मिश्रण से बना हुआ चिंपांजी से बना हुआ? मैं चिंपांजी यानी जो चिंपांजी मंकी होता है, हाँ, चिंपांजी मंकी में एक एडिनो वायरस होता है जो एक माइल्ड वायरस होता है। तो माइल्ड वायरस को व्हीकल बनाकर उसके अंदर हम लोग जेनेटिकली मैनिपुलेट कर वो वैक्सीन बनाते हैं। तो वो कोविड का वैक्सीन को यानी कोविड का माइल्ड स्वरूप देता है, और माइल्ड स्वरूप हमारे जब शरीर में आता है और अगर उसका एक पार्ट कहीं हमारे प्लेटलेट के वो फैक्टर 4 के साथ जुड़ गया, तो वो क्या समझता है कि ये अटैक हुआ है हमारे बॉडी पे, तो वो एंटीबॉडी बनाता है, तो हम शरीर को उल्लू बनाते हैं। हाँ, तो ये ऑटो इम्यूनिटी यानी अपने इम्यूनिटी ज़्यादा काम करने की वजह से होने वाली चीज़ है। तो ऑटो इम्यूनिटी है और सब में नहीं होगी, और ऑटो इम्यूनिटी को रोकने के लिए कभी हमको स्टीरॉयड देना पड़ता है, कभी और कोई तरीके करना पड़ता है। तो ये सबको हुआ नहीं है, और ये हमारे प्लेटलेट टूटने की प्रक्रिया से होता है। प्लेटलेट टूटना नहीं चाहिए, प्लेटलेट बाधित रहना चाहिए, अबाधित रहना चाहिए, तो हमारा ब्लीडिंग पॉइंट परप्यूरा का मतलब क्या किया, कहीं यहाँ से जोर से रगड़ लो तो लाल हो जाएगा, तो अंदर के अंदर ब्लीडिंग हो गया और प्लेटलेट नहीं था, इसलिए वहाँ पे क्लॉटिंग नहीं हो पाया। तो कैपिलरी ब्लीड या बड़ी ब्लीड, ये दोनों ब्लीड को रोकने का काम प्लेटलेट करता है। और प्लेटलेट का शॉर्टेज ये वो कोई दवाई से भी हो सकता है, कई दवाइयाँ ऐसी जिससे प्लेटलेट का शॉर्टेज होता है, कोविड के वैक्सीन से होता है, दूसरे भी कुछ वैक्सीन से होता है, खान पान से होता है। तो प्लेटलेट पे काम करने वाली कई चीज़ें, और किसी का कोई कारण भी नहीं होता, उसको बोलते हैं इडियोपैथिक, यानी जिसका कोई कारण मिलता नहीं है। तो मतलब TTS जो है और किन किन वजहों से हो सकता है लोगों में, ताकि अगर किसी को हो तो इंसान ये ना सोचे कि ये सिर्फ वैक्सीन की वजह से है? नहीं, वो उसको ड्रग हिस्ट्री लेना पड़ता है कि आप क्या क्या मेडिसिन खा रहे हैं। आप कोई हाइपरटेंशन की मेडिसिन खा रहे हैं और कोई मेडिसिन खा रहे हैं, उसके बाद में और कोई आपने कोई और इंजेक्शन लिए हैं, उसके बाद में आपका खान पान क्या है, तो ये सब छानबीन करना पड़ता है, और उसके अंदर मिलता है कि भाई ये कारण हो सकता है, और कुछ भी कारण नहीं मिला तो हम उसको इडियोपैथिक कहते हैं।
अच्छा, तो जो लोग जिन लोगों ने कोविड की ये कोविशील्ड वैक्सीन नहीं लगवाई, कोई और वैक्सीन लगवाई है, वो आजकल बहुत ही खुश घूम रहे हैं और बिल्कुल उनको कोई फिक्र नहीं है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या वाकई बाकी जो वैक्सीन हैं कोविशील्ड के अलावा वो एकदम सुरक्षित हैं, या बस ये है कि कोविशील्ड की पोल खुल गई और बाकी जो वैक्सीन हैं उनकी अब तक पोल नहीं खुली है? मैं आपको कोविशील्ड की साइड लेके एक बात करता हूँ। ये स्टडी हमारे पास नहीं हुई, ये मलेशिया में हुई। मलेशिया में 3 प्रकार के वैक्सीन यूज़ हुए थे। एस्ट्राजेनेका ने कोविशील्ड यूज़ हुआ, फाइज़र का mRNA यूज़ हुआ और चाइना का सिनोवैक यूज़ हुआ। और एक ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन जो होता है, वैक्सीन देने के बाद कोविड होना और उससे मर जाना, तो उन्होंने हिसाब लगाया कि कितने लोगों को वैक्सीन दिया गया और कितने लोग परसेंटेज में वो ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन से मरे वैक्सीन के बाद। तो अगर 1 इंसान कोविशील्ड से मरा है तो 2.5 इंसान mRNA से मरा है और 9.5 इंसान चाइना के वैक्सीन से मरा है। इसका मतलब चाइना का वैक्सीन सबसे ख़राब है। WHO ने इसको क्यों मान्यता दी अभी तक WHO ने नहीं बताया है, और 51% पे मान्यता दी। 51% तो किसी को भी मैनिपुलेट किया होता है, क्योंकि 50% को मान्यता नहीं मिलती है, नीचे 51% करके मान्यता दी है। सर, ये वैक्सीन जो चाइना वाली है हमारे देश में लगी? नहीं, हमारे देश में लगी नहीं। थैंकफुली हम चाइना के लिए दरवाजे सब बंद कर दिए थे उस समय, और लगी नहीं। न चाइना का मास्क आया, न चाइना का टेस्टिंग आया, न चाइना का वैक्सीन आया। लेकिन mRNA जिसके बारे में बहुत बड़ी चर्चा हुई, हमें mRNA नहीं मिल रहा है, और जो बड़े बड़े पावरफुल देश है उन्होंने उनकी जितनी पॉपुलेशन है उसके 5 गुना वैक्सीन खरीद के रखे, क्योंकि उनके पास पैसा था। और जैसे ही mRNA अप्रूव हो गया, उन्होंने प्री ऑर्डर करके पैसा दे के वैक्सीन लेके रख लिया, और वो वैक्सीन को सड़ने दिया, एक्सपायर होने दिया, लेकिन किसी को डोनेट नहीं किया। हमारे देश ने क्या किया, वो वैष्णो जन तो तेने कही है जो पीड़ पराई जाने रहे। तो ये जब वैक्सीन आया, हम लोग भी चाहते थे कि सबसे पहले हमारे भारतीय लोगों को मिले, लेकिन बोले कुछ % तो कम से कम अफ्रीका को जाना चाहिए जहाँ पे वैक्सीन नहीं गया। तो हमने वैक्सीन मैत्री चालू की, और उसके वजह से भारत का जो नाम हुआ है, यानी कई चीज़ों से भारत का नाम हुआ है, लेकिन वैक्सीन मैत्री यानी मुश्किल के दौर में जो कोई वैक्सीन देता नहीं था, और ये सब बड़े बड़े देश इतने सेल्फिश थे कि खुद की जान उनको ज़्यादा प्यारी थी, 5 गुना वैक्सीन लेके बैठे, हमारे देश ने सबको वैक्सीन दिया। तो उस समय जो हमने काम किया उसकी वैल्यू आज नहीं कई साल भी होगी। चलिए, तो अच्छी बात है। पर जिस इंसान के मन में अगर थोड़ा डर है कि भाई मुझे कोई वैक्सीन से कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए, क्या बतौर डॉक्टर आप कुछ टेस्ट सजेस्ट कर सकते हैं कि वो अपनी तसल्ली के लिए करवा ले कि हाँ भाई उसके शरीर में खून के थक्के नहीं जमे हैं? तसल्ली के लिए आप एक बार हंस लो, स्माइल कर लो, कुछ मत करो, कोई टेस्ट मत करो, कोई डॉक्टर के पास मत जाओ, अपने पैसे बचाओ, क्योंकि आपको कुछ हुआ नहीं है। ये क्या होता है, मैं हमारे जब HIV की बात होती है ना, तो कई मरीज डर के आते हैं। तो मैं बोलता हूँ 3 नमूने की बीमारी है। एक है HIV की बीमारी, दूसरा है HIV फोबिया, जो HIV का डर होता है, खौफ, और एक होता है गूगल की बीमारी। HIV की बीमारी का इलाज मैं बहुत आसानी से करता हूँ। एक गोली खाओ, सो जाओ, पूरी ज़िंदगी जिएंगे, HIV से मरने का जरूरत नहीं है। HIV फोबिया है, उसको कई बार समझाना पड़ता है, वो बार बार टेस्ट करता है। तो मैंने एक रूल बनाया कि जो इंसान बगैर काम के 3 बार से ज़्यादा बार टेस्ट करता है वो पागलपन में जा रहा है, उसको मेरी ज़रूरत नहीं है, एक साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत है। और जो गूगल की बीमारी है उसका मैं इलाज नहीं करता हूँ, क्योंकि आजकल क्या हो गया कि हर इंसान कोई भी चीज़ डाल के देखता है, ये नेक में ऐसा हुआ तो क्या होता है, नहीं HIV में भी होता है, वो डाल के देखता है, सजेस्ट करता है। ये फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो अपने खुद के इंटेलिजेंस को बाजू में कर देता है, और इसके वजह से क्या होता है कि वो गूगल की बीमारी में इतना परेशान है, वो गूगल मैनिया हो जाता है, करते रहता है। तो वैसा क्या वैसा ही है कि ये कोविशील्ड आप गूगल में डालेंगे, मुझे ऐसा हुआ था, 15 दिन पहले छींक आई थी, उससे हार्ट अटैक आ जाएगा क्या, तो उसमें कहीं ना कहीं दिखा गया हाँ चीख जिसको आई उसके बाद में कुछ लोग को हार्ट अटैक आया। कोई संबंध नहीं होता है। और जो गूगल पे मालूमात है वो सबकी सब साइंटिफिक नहीं होती है। आपको भी कुछ लगा, आपने डाल दो, वो गूगल में आ गया, और जितने बार आपने हिट किया वो ज़्यादा ऊपर आएगा। तो ये सब हम लोगों को यही बताना है कि आप डरिए मत। कोविड का दौर चला गया है, वैक्सीन का दौर चला गया है। ये वैक्सीन मार्केट में है ही नहीं। आपने जो 2 डोज 3 डोज लिए उसमें आपके आप बच गए। आपको ओमिक्रॉन हुआ उसमें आप डबल बच गए, आप डबल वैक्सीनेटेड है, हाइब्रिड वैक्सीनेटेड है, बहुत अच्छा है। आप कुछ चिंता मत कीजिए, आपको अगर उस समय कुछ नहीं हो, आप कुछ नहीं होगा। तो मतलब कोई खास टेस्ट ऐसे करवाने की ज़रूरत कोई नहीं खास नहीं, कोई टेस्ट ही नहीं करना है। चलिए, अगर 1%, ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, अगर हम मान के चलें कि कोविड का दौर वापस आ गया या फिर कोई एक नया वेरिएंट इसका मार्केट में वापस आ गया, तब क्या हमने जो ये वैक्सीन लगवाई हैं क्या ये हमें बचाएंगी? और क्या वैक्सीन्स जो हमारे शरीर में होती हैं उनकी भी कोई एक्सपायरी डेट होती है कि वो सिर्फ इतने साल तक या इतने महीने तक काम करेंगे, उसके बाद नहीं?
देखो वैक्सीन के जो इफेक्ट है, एक होता है शॉर्ट टर्म इफेक्ट जो 4-6 महीने साल भर चल सकता है, और दूसरा होता है मेमोरी सेल, हमारे मेमोरी सेल में जाके बैठ जाता है, और जब कोई दुश्मन आता है तो ट्रिगर करके वो मेमोरी सेल एंटीबॉडी बनाता है, तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी है। और मेमोरी सेल की कैपेसिटी कितने साल है, कितने महीने है, इसकी स्टडी नहीं हुई है, ये पहली बात। दूसरी बात, जब हम जी रहे हैं तो हमें कई चीज़ों का मुकाबला करना है। ये वायरस आएंगे, बैक्टीरिया आएंगे, फंगस आएंगे, पैरासिट आएंगे। जो वायरस छोड़ के बाकी चीज़ें हैं, एंटीबायोटिक आने की वजह से हम लोग कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को मात कर देते हैं, एंटी पैरासिटिक देके पैरासिटिक को मात कर देते हैं, एंटी फंगल से फंगल इन्फेक्शन मात कर देते हैं। नया दौर जो चल रहा है 25-30 सालों में, ये सब वायरल इन्फेक्शन का चल रहा है। और वायरल इन्फेक्शन में 50% से ज़्यादा बीमारियाँ ये जूनोटिक है, ये एनिमल से आ रही है। अच्छा, अब हम इंसान क्या है, इतने सेल्फिश बन गए कि अपने जीने के लिए, अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए हम किसी को मारने को तैयार है। लोग चमगादड़ खाते हैं जिसको बैट्स कहते हैं, कोई कुत्ता खाता है, कोई बिल्ली खाता है, कोई चूहे खाते हैं। अब हर चीज़ को, अरे जैसा आपको जीने का अधिकार है उनको भी जीने का अधिकार है। मैं किसी पे वेजिटेरियनिज्म थोप नहीं रहा हूँ, लेकिन आप बीमारियों का नाम सुनिए, मैड काउ डिसीज़। मैड काउ डिसीज़ कहाँ से आ गया? बर्ड फ्लू कहाँ से आ गया? आप बर्ड भी खाते हो, यानी जो भी चीज़ आपको खाना है तो बर्ड में होने वाली बीमारी आपको अंदर आएगी। तो उसी ढंग से HIV वहाँ से ही आया, हो सकता है मंकी से आया, अपना सार्स है, निपा है, जिका है, ये सब जूनोटिक बीमारियाँ हैं। आप नहीं चाहते कि आपको जूनोटिक बीमारी हो, तो जो एनिमल लाइफ है उनको अपने ढंग से रहने दो, आप उनके अंदर इंटरफेयर मत करो, इकोलॉजी में इंटरफेयर मत करो। जो सब बहुत बड़े प्रॉब्लम सब इकोलॉजिकल बैलेंस से हो रहे हैं, एनिमल के एनवायरनमेंट से हो रहे हैं, प्लांट के एनवायरनमेंट में आप जाके वहीं आपको बिल्डिंग बनाना है, उससे हो रहे हैं। तो ये जो प्रॉब्लम हमको सॉल्व करना है तो आप जिएंगे, नहीं तो अभी अदरवाइज ये सब मौसम कैसे चल रहे हैं, पूरा इकोलॉजिकल बैलेंस खत्म हो गया है। और ये एक साल में नहीं होता है, धीरे 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 करके एक टॉप पे आ गया है ना, लास्ट ऑन कैमल्स बैक। आप कैमल के बोझ रखते जाओ, वो एक तिनका रखो, कैमल बैठ जाएगा, ऐसी हालत आ गई। सर जैसे अभी आपने बातें बताई तो मुझे एक बात स्ट्राइक हुई कि जैसे मंकी फीवर था, हाँ। निपा वायरस, ये सब हम लोग बहुत बार ऐसे देखते हैं कि केरला में कोई एक ऐसा ही वायरस शुरू हो गया है, मतलब ऐसा नहीं कि कोई नई बीमारी है, रही हमेशा से, बट सडनली उसके केसेस बढ़ने लगे हैं। तो मैं बहुत बार यही पूछती हूँ कि ऐसा क्यों है? क्या वहाँ पे जंगल बहुत ज़्यादा हैं, लोग जंगलों के संपर्क में आते हैं, जानवरों के संपर्क में आते हैं, इसलिए वहाँ बीमारियाँ सबसे पहले आती हैं? नहीं, देखो बात यह है कि अगर आप हेल्थ सिस्टम देखेंगे भारत के अलग अलग राज्यों का और केरला का हेल्थ सिस्टम सबसे अच्छा है। तो सबसे अच्छा जब हेल्थ सिस्टम होता है तो आप डायग्नोस जल्दी करते हो, उसका कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जल्दी करते हो, वहाँ ख़त्म करने की कोशिश करते हो, तो बाहर नहीं जाता है। तो लोग क्या करते हैं कि वो वहाँ से आ रहा है तो इसका मतलब केरला में पैदा हो रहा है, ऐसा नहीं, ये वायरस कहीं भी आ सकता है। केरला में डायग्नोसिस हुआ है, केरला में इन्होंने उसकी रोकथाम की, इसलिए बाहर आने नहीं दिया दूसरे राज्यों में, तो इसकी सराहना करनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे मैंने बताया आपको कि जो एनिमल ईटिंग हैबिट्स है, तो कुछ हैबिट वहाँ के पर्टिकुलर कम्युनिटी में है, बैट्स खाते हैं वो लोग, तो वो नहीं खाना चाहिए। तो और या बैट्स का जो ड्रॉपिंग होता है वो फ्रूट पे आता है, वो फ्रूट खाने से होता है, तो आप फ्रूट धो के खाना चाहिए। तो आपको ये एक बीमारी कहाँ से आ रही है और वो जूनोटिक है, तो जू से कैसा, जू है ना, एनिमल से हमको कैसा बचना है, एनिमल के ड्रॉपिंग से कैसा बचना है, तो वो हमको देखना है। एनिमल के बाइट करने से भी कुछ चीज़ें हो सकती है, वो देखना है। तो आपको उनके एनवायरनमेंट के अंदर इंट्रूड नहीं करना है। कुल मिलाकर उनको जीने दो और आप अपना जियो। हाँ, सिम्बायोसिस, गुड। जियो और जीने दो। सर हमारा जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम था, हमने इतनी बड़ी आबादी के साथ अपना वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया, आपको क्या लगता है बाकी देशों की तुलना में हम कहाँ थे? क्या हमसे कोई कमी रह गई? देखो ऐसा है, जो कमी या ज़्यादती बोल रहे हैं ये सब रिट्रोस्पेक्ट में सोच रहे हैं अपन। उस समय हमारे पास, जैसे मैंने बताया कि हमारे पास दो ही चीज़ें थी, और फॉर्चुनेटली हमारे यहाँ वैक्सीन का सप्लाई बहुत अच्छे से हुआ। तो जो हमारा मैकेनिज़्म था डिमांड एंड सप्लाई, वो अच्छा मेंटेन हुआ, सप्लाई चेन मैनेजमेंट अच्छा हुआ, जो सिस्टम हमने लगाई थी वैक्सीनेशन, फ्री वैक्सीनेशन प्रोग्राम, वो अच्छी चली। अब उसको रिट्रोस्पेक्ट में सोचेंगे तो लगता है कि देखो, जैसे मुंबई इंडिया में 12.5 लाख MBBS डॉक्टर हैं, 5.5 लाख पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर हैं, तो लगभग 18 लाख डॉक्टर हैं जो क्वालिफाइड है। उन लोग को वैक्सीनेशन में इन्वॉल्व नहीं किया गया। अगर उनको इन्वॉल्व किया होता तो आपको पैरेलल मशीनरी तैयार नहीं करना पड़ती। जैसे मुझे अगर इंजेक्शन देना है किसी को
मैं हज़ारों इंजेक्शन देता हूँ। तो मुझे किसी ने आके ट्रेनिंग देने की ज़रूरत नहीं है कि आप देखिए हवा आई क्या, कहाँ मसल है, कहाँ देना है, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने जो वो काम उस समय किया कि हमने वैक्सीनेटर को लाके ट्रेनिंग किया, ये किया, और जो हमारी एग्जिस्टिंग मशीनरी है उसको यूज़ नहीं किया। तो उससे हमको बहुत क्या लेना है कि आगे अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो हमारी एग्जिस्टिंग मशीनरी का ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन कैसा करें। जैसे कई क्लिनिक्स है, कई हॉस्पिटल्स है, कई नर्सिंग होम है, वहाँ पे वैक्सीनेशन होने नहीं दिया गया क्योंकि वो बोले आप गवर्नमेंट के दायरे में नहीं बैठते हो। तो आप अगर हमारे जनरल हेल्थ सिस्टम जो है वो 50-50, 60-40 होती है। 60% कोई गवर्नमेंट में जाएगा, 40% प्राइवेट में जाएगा, या उल्टा होगा। तो उस समय वैक्सीनेशन खाली गवर्नमेंट में चला और गवर्नमेंट के थ्रू चला। एक ढंग से अच्छा था कि वो उस पर ज़्यादा माल प्रैक्टिसेस नहीं हुई, क्योंकि जब वैक्सीन आए नहीं थे तो लोग वैक्सीन लेने के लिए अमेरिका जाते थे और उसको वैक्सीन टूरिज्म कहते थे कि आप 5 लाख का टिकट लो, अमेरिका जाओ, उसमें फ्लाइट का आ गया, 2 दिन होटल का आ गया और वैक्सीन आ गया। तो उस ढंग का हमारे पास नहीं हुआ। हमारे पास वैक्सीनेशन सिस्टम से हुआ। हमारे पास 140 करोड़ पॉपुलेशन है, उसमें 100 करोड़ एक वैक्सीन एलिजिबल पॉपुलेशन थी। उन लोगों ने लगभग 95%, 98% लोगों ने 2 वैक्सीन लगाई। तो 200 करोड़ का वैक्सीनेशन ये कोई मजाक बात नहीं है। और इसके पहले क्या था, लोगों का भारत की तरफ देखने का जो दृष्टिकोण था, भारत है ना 3rd रेट डेवलपिंग कंट्री। तो अब हम एक तरफ हम लोग G7 के साथ तुलना कर रहे हैं, G8 बनने की कोशिश कर रहे हैं, इकोनॉमी में नंबर 3 पे, नंबर 4 पे आना है। तो जब ये करना है तो हम इसमें पीछे नहीं रह सकते थे, और हमने अच्छे से काम किया और इसी वजह से हमारी जनता बची रही। और वो 2-3 महीने का दौर छोड़ दो, जो डेल्टा वेव था उस समय बेड नहीं मिलते थे, उसके बाद में हमारी अरेंजमेंट इतनी अच्छी हो गई कि अभी कोविड आने दो, कोविड का बाप आने दो, हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास हॉस्पिटल्स, ICU, वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन, और हर बड़े बड़े हॉस्पिटल में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ऑक्सीजन का प्लांट लगा है, खुद का ऑक्सीजन बनाने का। ऑक्सीजन के दौरान भी ऑक्सीजन लीकेज कैसा होता है, या किसी का ऑक्सीजन 94 का 92 आया तो ऑक्सीजन दिया जाता है, वो गलत था। तो हमने ये साबित कर दिया कि ऑक्सीजन किसको देना चाहिए, ऑक्सीजन लीकेज पाइपलाइन से अगर लीकेज होता है तो वो कैसा रोकना चाहिए, सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई में क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो ये सब हमने ऑक्सीजन ऑडिट के जरिए स्टडी की। अब हम प्रिपेयर्ड है, तो मैन पावर है हमारे पास, ऑक्सीजन है हमारे पास, हॉस्पिटल्स है, बेड है, सब चीज़ है। तो इसको कहते हैं पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस। कोई भी पैंडेमिक आने दो या कोई भी हेल्थ या बड़ी आपदा आने दो, हम लोग प्रिपेयर्ड है, और उस ढंग से आज भारत प्रिपेयर्ड है। यही मैं आपसे पूछने वाली थी कि कोविड ने हमें, जो हमारा पूरा हेल्थ केयर सिस्टम है, उसको एक आईना दिखा दिया है। अब ये 3-4 साल हो गए हैं, बहुत तैयारियां हुई हैं, तो आपने क्या क्या बदलाव देखा है जो आपको लगा है कि हाँ ये बदला है? और फिर वही बात कि वैसे तो कभी ना ऐसा हो कि ये दौर दोबारा वापस आए, पर अगर कोई ऐसा पैंडेमिक वापस आता है, अब हम तैयार हैं? हम पूरी तरह से तैयार हैं। भारत जैसा जो 70 साल हो गए हमको इंडिपेंडेंस होके, स्टार्टिंग के 20 साल हमारे गए रोटी कपड़ा मकान में। तो लोगों को रोटी कपड़ा मकान मिले, वो हमारी प्रायोरिटी थी। उसके बाद के 20-25 साल गए बिजली सड़क पानी में, और उसके बाद जो 20 साल का दौर आया, अब हेल्थ, एजुकेशन, सोशल और विमेन वेलफेयर, ये बात हुई। तो हर कंट्री को इमीडिएटली हेल्थ और एजुकेशन की बात नहीं होगी, क्योंकि हम जब हेल्थ की बात करते हैं, बोले हम आज भूख से मर रहे हैं, आप हेल्थ की क्या बात कर रहे हो। तो भारत देश ने वो काम अच्छे से किया है। और जो हमारी हेल्थ प्रणाली जो है, प्राइमरी हेल्थ केयर, उसके बाद में आंगनवाड़ी वर्कर्स या कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स या आशा वर्कर्स, वहाँ तक यानी हर इंसान को, हर कोई कवर्ड है उसके अंदर, और इनको ट्रेनिंग दिया गया है। तो अब हमारी जो प्रिपेयर्डनेस है, ये कोविड नहीं, बाकी हर चीज़ के लिए प्रिपेयर्डनेस है हमारा। बाकी जो वैक्सीनेशन है, पोलियो, ट्रिपल इम्यूनाइजेशन, ये भी काफ़ी अच्छा है। अब 1-2 वैक्सीनेशन जो बचे, जो हमारे पूरे नहीं हो रहे, एक है हेपेटाइटिस बी और एक HPV। हेपेटाइटिस बी क्यों नहीं हो रहा है, शर्म की बात है। HPV इसलिए नहीं हो रहा है कि महंगा वैक्सीन है, और हर कोई 4000 का वैक्सीन अफोर्ड नहीं कर पाता, 3 डोज लेना पड़ता है। और सर्विकल कैंसर इसी HPV कैंसर, वायरस, हाँ, सर्वाइकल कैंसर। हाँ, इसी। लेकिन हेपेटाइटिस बी वैक्सीन 3 डोज लगभग अगर सरकार बल्क में परचेस करे तो 100 रुपये में 3 डोज आते हैं। और आज भी आप कितने लोग हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेटेड है, बताइए मेरे को। हेपेटाइटिस बी मुझे तो याद और नहीं ये है। HIV से 100 गुना ज़्यादा ट्रांसमिसिबल है। आपको किस करने से हो जाएगा, आपको हग करने से हो जाएगा, आपको कोई ट्रीटमेंट से, डेंटल ट्रीटमेंट से हो जाएगा। और हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन अभी भारत सरकार ने क्या किया, 2011 से ये कंपलसरी इम्यूनाइजेशन कर दिया, चाइल्डहुड इम्यूनाइजेशन में ऐड कर दिया हेपेटाइटिस बी। तो पोलियो, ट्रिपल, मीजल्स, मम्स, उसके अंदर हेपेटाइटिस बी डाल दिया। लेकिन जो 2011 के पहले पैदा हुए,
हो सकता है 8-10 साल पहले कोई प्राइवेट डॉक्टर ने हम हमारे जैसे डॉक्टर ने दिया है, लेकिन जो 21 साल से ज़्यादा बड़े लोग हैं उन्होंने वैक्सीन लिया नहीं है, तो वो जल्दी से जल्दी इम्यूनाइजेशन कर ले हेपेटाइटिस बी का, और उसके तरफ हम नहीं बढ़ रहे, क्योंकि आज हमारे पास जो हालत है, हेपेटाइटिस बी हमारा वर्ल्ड में नंबर 1 पे देश है। 5% पॉपुलेशन को हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन है, और हेपेटाइटिस बी का जो पैंडेमिक आएगा ये HIV, TB और मलेरिया तीनों मिलाकर जितना बड़ा है उससे बड़ा होगा। हेपेटाइटिस बी से बड़े बड़े नेता मरे हुए हैं हमारे यहाँ, जो लीवर फेल होता है ट्रांसप्लांट करने के लिए सिंगापुर जाके ट्रांसप्लांट करके आए हैं, बड़े बड़े नेता मरे हुए हैं। उसके बाद भी हमने बोध नहीं लिया है हेपेटाइटिस बी का, तो हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन तो करना ही चाहिए था। तो वो जहाँ हमारे खामियाँ हैं, कमियाँ हैं, वो पूरा करना है। अब जो HPV का जो वैक्सीन है वो दुनिया में 2 कंपनी बनाती है और वो लूट रही है, और जब भी कोई इंसान उनका आता है मेरे केबिन में, बोलता हूँ कि जब तक आपका वैक्सीन अफोर्डेबल नहीं होगा मैं ज़्यादा प्रचार नहीं करूँगा। भारत की कंपनी बना रही है, भारत देश ने अभी एक रूल पास किया है, या एक कुछ उनका ठहरा है कि जो लड़कियां हैं 15 साल की उम्र की, उनको लड़कियों को सबसे पहले वैक्सीनेट करेंगे HPV से। लेकिन मेरा ये मानना है कि लड़कियों को या औरतों को HPV आता कहाँ से है? वो मेल से आता है। तो हम लोग अगर मेल फीमेल में डिस्टिंग्विश करेंगे और फीमेल का वैक्सीनेशन करते रहेंगे तो मेल तो वैक्सीनेशन वो HPV लाते रहेगा, और तब तक जो अनवैक्सीनेटेड है फीमेल उनको देते रहेगा। तो हम मेल फीमेल में डिस्टिंग्विश नहीं करें। 15 साल के पहले हम वैक्सीन देते तो 2 डोज में काम होता है, 15 साल के बाद में 3 डोज लगते हैं, तो आपका 1/3 खर्चा तो वहीं बच जाता है। और हमारी कंपनी को फिलहाल जो वैक्सीन वाली कंपनियाँ हैं, वो ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि खाली बैठी है, लेकिन उनका कोविड का भी बिजनेस नहीं है, तो वो HPV बनाएंगे, दूसरे 2-3 कंपनी को लाइसेंस दीजिए। तो HPV बनाकर हमारे देश का वैक्सीनेशन करवाइए, अफ्रीका को दीजिए, दूसरे देशों को दीजिए, वो बिजनेस भी होगा और HPV की पहल भी होगी। आज एक टाटा हॉस्पिटल का जो सर्वे आया है, उन्होंने बताया कि जो 50% से ज़्यादा ओरोफेरेंजियल कैंसर है वो HPV से है। HPV इसका मतलब ओरोफेरेंजियल कैंसर कैसे हो गया? ओरल सेक्स है। तो ओरल सेक्स है, ओरोजेनिटल सेक्स है, इसका मतलब आपको HPV को तो बचाना बहुत ज़रूरी है। HPV जैसे फीमेल में सर्वाइकल कैंसर करता है, मेल में एनल कैंसर करता है, पिनाइल कैंसर करता है, ओरोफेरेंजियल कैंसर करता है, इतने कैंसर तो हो ही रहे। तो सर ये जो HPV की वैक्सीन है ये तो लड़कियों को ही लग रही है, जो सरकार के प्लान के मुताबिक लग रही है, तो क्या ये लड़कों को नहीं लग सकती? लगाना ही चाहिए। मैं तो वही बोल रहा हूँ कि आज लड़कियों में फ़र्क नहीं है, और अगर आपको लड़कियों को बचाना है पहले लड़कों को लगाओ। मेरे पास जो HIV के मरीज़ भी आते हैं या STD के मरीज़ भी आते हैं, 97-98% महिलाओं को बीमारी उनके हस्बैंड से या उनके बॉयफ्रेंड से आती है, और जो मेल में आती है बीमारी उसकी लगभग 97-98% सेक्स वर्कर से, मसाज पार्लर से आती है। तो मेल सब जगह से लेके आएगा, हालांकि फीमेल जो उसकी खास फ्रेंड है या वाइफ है उसको देगा। तो हमारे यहाँ पे एक वह मेरा पति मेरा देवता है, जैसा है बेवड़ा है ऐसा है वैसा मेरा पति मेरा देवता है, और उसके अंदर हमारी महिलाएं पीछे जा रही है। तो ये प्रॉब्लम अगर हमको सॉल्व करना है तो मेल और फीमेल दोनों को इक्वल करो, या पहले मेल को वैक्सीनेट करो ताकि वो फीमेल तक इन्फेक्शन नहीं आए। तो मतलब ये जो प्लान है आपने बहुत अच्छा सजेशन दिया है। उम्मीद है कि ऐसा कुछ हो कि HPV की वैक्सीन लड़कियों को तो लगे, लड़कों को भी लगे। हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा करके बाहर जो चल रहा है उसको फॉलो करते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया सब कंट्री ने पहले क्या किया, फीमेल किया। 10 साल से ऐसा हो गया कि नहीं मेल को भी देना चाहिए। अब वहाँ पे मेल फीमेल दोनों को दे रहे हैं, अब हमने वापस फीमेल पे चालू कर दिया। तो बराबर है, एक दृष्टि से लेडीज़ फर्स्ट, फीमेल ज़्यादा सर्वाइकल कैंसर हो रहा है, लेकिन ये अंधेरा है पूरा। वो अंधेरे के अंदर जब टॉर्च मारेंगे तो मिलेगा कि आपको क्या क्या है उधर, इसलिए बोलते गुप्त रोग है ये। टॉर्च मार के दिखता है हमको कि पिनाइल कैंसर हो रहा है, एनल कैंसर हो रहा है, ओरोफेरेंजियल कैंसर हो रहा है। मेरे पास जीप के ऊपर HPV आया हुआ केसेस है। यानी आप ये सेक्स के अंदर जाएंगे, ये बहुत बड़ी दरिया है। हमारे देश में क्या सेक्सुअल रिवॉल्यूशन चल रहा है, ये बहुत बड़ी चर्चा का विषय है, और हम इस पर बात ही नहीं करना चाहते। और इससे जुड़ी जो बीमारियां हैं वो बहुत तेज़ी से बहुत फैल ज़्यादा, रही हैं। यानी सेक्स से जुड़ी बीमारियां, एक तो लेट मैरिजेस हैं। पहले क्या था, एक आपको एक हमारी जो डॉक्टर का डिस्कशन होता है, एक साइकियाट्रिस्ट बैठे थे, एक STD स्पेशलिस्ट बैठे, STD यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज स्पेशलिस्ट, और एक गायनेकोलॉजिस्ट। बोले देश की समस्या क्या क्या है? बोले देश पे 2 समस्या है, एक पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और एक सेक्स की बीमारियाँ बहुत ज़्यादा है। तो पॉपुलेशन कैसे कंट्रोल करना है? तो गायनेकोलॉजिस्ट ने बोला कि आप शादियाँ लेट करो, शादियाँ लेट करेंगे
तो बच्चे कम होंगे। अब ये सब जगह आज हो रहा है हमारे देश में, शादियां लेट होती है तो बच्चा 2 की जगह 1 होता है, दाल आटे का भाव महंगा पड़ता है उनको, कई लोगों को बच्चा ही नहीं चाहिए। मेरे जैसा एसटीडी स्पेशलिस्ट क्या बोलता है, नहीं आपको एसटीडी नहीं चाहिए ना, तो आप शादी जल्दी करो, ताकि उसको सेक्स करने के लिए बाहर पैसा देने की जरूरत नहीं, घर में फ्री में सेक्स मिल रहा है। तो मैं बराबर हूँ, वो भी बराबर है। साइकेट्रिस्ट क्या बोलता है कि आप किसी के साथ करना है ना, आप सेक्स कीजिए, आपको दिमाग की कोई बीमारी नहीं होगी। लेकिन आप खाली प्यार करेंगे, इमोशनल इन्वॉल्वमेंट होगा आपका, और आप कुछ नहीं कर रहे, तो आपका ध्यान काम में नहीं होगा, आप पागल बन जाएंगे। मैं बोल रहा हूँ नहीं भाई, आप प्रेम पत्र लिखिए या आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, इसके वीडियो भेजिए, उससे आपको HIV नहीं होगा, STD नहीं होगा, लेकिन आप करेंगे तो होगा। मैं भी बराबर हूँ, वो भी बराबर है। तो हमें क्या करना है कि ये तीनों का मिलके सामंजस्य रास्ता निकालना है। और ये रास्ता कब निकलेगा, जब हम खुल के सेक्स की चर्चा करेंगे। सेक्स ये विषय ऐसा है कि शादी के बाद सबसे पहले जब ये लड़की आती है, माँ पूछती है बेटा कैसा रहा, कैसा रहा, क्या पूछ रही है, खाना पीना बड़ा मिला के पूछती है कि जो जिसके साथ तू शादी करके गई हो वो सही है कि नहीं, आदमी में है कि नहीं है। फिर बाद में कुछ दिन से होता है एनी गुड न्यूज़, यानी प्रेगनेंसी हुई तो गुड न्यूज़, और वही प्रेगनेंसी अगर शादी के पहले हुई तो बैड न्यूज़। अगर आपको बच्चा आने से खुशी है तो शादी के पहले आए या शादी के बाद आए, उसमें क्या। तो ये हमारा जो दायरा है डबल स्टैंडर्ड का, यानी उसी सेक्स से आपको बच्चा होता है, उसी सेक्स से आपको STD होती है। आपको बच्चे के बारे में बात करना है, STD के बारे में बात नहीं करना है। ये कारपेट है, कारपेट के ऊपर साफ सफाई, नीचे सब कचरा। तो अगर हम हमारे पुराने चीज़ों में जाएंगे तो सेक्स वॉज ऑर्नामेंटल, सेक्स वॉज वर्शिप्ड, और हम उसको अभी हम लोग नहीं हमको डिस्कस नहीं करना है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये HIV आने के पहले मैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज में काम करता था, तो मैं STD में बहुत देखा, और तभी मैं ज़्यादा उम्र नहीं थी। बोला यार इतना लोगों को हो रहा है STD, और सब जो आता है बोलता है कहाँ गया था, रेड लाइट में गया था, रेड लाइट में गया था। तो मैं बोला इसका अपने एग्जीबिशन बनाते हैं। तो मैं चर्च गेट स्टेशन के मैनेजर के पास गया, बोला सर हमको एक यहाँ पे STD का एग्जीबिशन लगाना है। STD क्या होता है, बोला सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। नहीं, वो सेक्स का बीमारी का इधर नहीं लगाना है भाई, नहीं। फिर 1985 में मैंने HIV अवेयरनेस शुरू किया, 86 में पहला एड्स का मरीज आया, और फिर मैं बोला कि हमको एड्स का एग्जीबिशन लगाना है। एड्स क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, उसके अंदर सेक्स वर्ड कहीं नहीं है। हाँ लगाओ बिल्कुल लगाओ। अब मैंने एड्स का एग्जीबिशन लगाया, उसके अंदर पूरे STD लगा दिए मैंने, ये STD गनोरिया क्या होता है, सिफिलिस क्या होता है, ये क्या होता है, वो अलाउड है। तो आप कामोफ्लाज लैंग्वेज में बात करो। हम जब काम करते थे, एक सुनील दत्त नाम के बहुत बड़े इंसान, फिल्म स्टार, उन्होंने बहुत साथ दिया हमको। तो वो बोलते थे आप ये सेक्स एजुकेशन मत बोलो, हेल्थ एजुकेशन बोलो। हेल्थ एजुकेशन इसलिए बोलो कि जैसा बच्चा 3-4 साल का होता है उसको बोलते हैं नाक साफ रखना है, हाथ धोना है, सैनिटाइज करना है। और थोड़ा बड़ा होता है तो बोलते हैं भाई कोई चॉकलेट दिया तो मत खाना, कोई गलियारे में लेके गया तो मत जाना। तो हम लोग प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं सेक्सुअल असॉल्ट। और ज़्यादा बड़ा होगा तो उसको मेंसेस क्या है, नाइट फॉल क्या है, ये सब समझाते हैं। तो बोले आप सेक्स एजुकेशन बोलेंगे तो आधे से ज़्यादा लोग कट हो जाएंगे, और जैसे आप हेल्थ एजुकेशन बोलेंगे सब तैयार है। जैसा जैसा बच्चे का एज बढ़ता है आप एक एक एलिमेंट ऐड करते जाइए। जैसे बच्चा 10, 11, 12 साल का हो गया तो पूरा सेक्स एजुकेशन में लेके आइए, लोग एक्सेप्ट करेंगे और परफेक्ट था वो। हमने एक बार पेरेंट टीचर एसोसिएशन की मीटिंग में बोला कि ये सब STD और एड्स बढ़ रहे तो सेक्स एजुकेशन होना चाहिए। तो कब होना चाहिए, नहीं ज़रूरत नहीं है। नहीं बोलो 3rd स्टैंडर्ड नहीं, 4th स्टैंडर्ड नहीं, 5th स्टैंडर्ड नहीं, जैसे 8, 9 स्टैंडर्ड आए बोले हाँ सब हाथ उठना चालू है। तो मैं बोला हमें गड़बड़ क्या है कि 3 साल के बच्चों को सेक्स एजुकेशन देने की, पहले ऊपर से चालू करो, पहले कॉलेज चालू करो, फिर 10th लो, फिर 9th लो, फिर 8th लो, फिर अगर आपके पास एनर्जी टाइम बचा तो फिर आप 5th स्टैंडर्ड में जाओ। तो हम लोगों को भी जो प्लानिंग होता है हमारा, प्लानिंग ढंग से करना चाहिए, नाम उसको बराबर देना चाहिए। अगर वैसा होगा तो लोग सुनेंगे, और वो फैमिली लाइफ एजुकेशन, फैमिली लाइफ में वो लोग बोलेंगे हमको फैमिली बनाना ही नहीं, हमको मेल टू मेल सेक्स रखना है। तो इसलिए हमको हेल्थ एजुकेशन बोलना, उसके अंदर अलग अलग एलिमेंट लेना, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपने OMG 2 देखी, वो जो अक्षय कुमार की अभी फिल्म आई थी, OMG 2 ही शायद नाम था उसका, अगर मैं सही बोल रही हूँ तो, है ना? हाँ, पंकज त्रिपाठी, आपने देखी है? नहीं। अरे आपको देखनी चाहिए, क्योंकि इसी मुद्दे पे है, और सारा डिस्कशन यही है कि ठीक है सेक्स एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, पर दें कैसे, बच्चों से कैसे हम क्लासरूम में सेक्स के बारे में बात करें, क्या समझाएं, किस जुबान में समझाएं उसको कि वो अश्लील ना लगे। ये क्या होता है, 2 अलग अलग चीज़ें। एक आपकी मंशा, अगर आपकी मंशा है कि देना है
तो कैसे देना अपन उसको प्लानिंग करेंगे। कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि माँ बाप आसानी से बच्चों के साथ नहीं कर सकते, तो आपका काम नहीं, मत कीजिए। आपको क्या बेसिकली किसी ने किताब लिखा, आपके कॉफ़ी टेबल बुक पे ला के रख दीजिए, बच्चा अपने आप देखेगा, पूछेगा ये क्या है। 2 नमूने का जवाब देना होता है। एक होता है एक्टिव एजुकेशन, माँ बाप कई बार एक्टिव एजुकेशन नहीं कर सकते। पैसिव एजुकेशन होता है कि बच्चा आके सवाल करे तो उसका जवाब बराबर दो। एग्जाम्पल एक देता हूँ आपको। एक बार अभी सब जो बच्चों को है ना कोई होमवर्क देते हैं, वो होमवर्क बच्चे के लिए नहीं होता, उसके माँ बाप के लिए होता है। तो एक 4th स्टैंडर्ड के 3rd स्टैंडर्ड के बच्चों को एक होमवर्क दिया गया, चाइल्ड बर्थ पे आप लिख के लेके आइए कुछ। तो बच्चा आके सीधा नहीं पूछा माँ बाप को, मम्मी मैं कैसा पैदा हुआ? तो मम्मी ने बोला भगवान की वजह से। मम्मी आप कैसे पैदा हुई? बोले भगवान की वजह से। तो मम्मी आपको ये बात किसने बताई? नानी ने बताई। वो नानी को फ़ोन लगाया बच्चा, नानी आप कैसे पैदा हुई? भगवान की वजह से। तो बच्चे ने ऐसे लिखा कि इन माई फैमिली इन लास्ट 3 जनरेशन दिस इज नॉट अ सिंगल नॉर्मल बर्थ। अब आप किसको बेवकूफ़ बना रहे हो? जो बच्चे सब बच्चों में घुल मिल के हैं, उनको सब कुछ मालूम है। तो आपको जब आके पूछ रहे बताओ ना भाई, आप नहीं बताएंगे तो ये प्रॉब्लम होगा। मेरी हंसी नहीं रुक रही है, सॉरी। एक बार ऐसे हुआ कि अभी तो नेटफ्लिक्स और ये सब चैनल, हज़ारों चैनल है, इन्हें इधर से उधर स्विच कर सकते हैं। एक 25-30 साल पहले दौर था कि खाली फ्राइडे नाइट को कोई अच्छी फिल्म आती थी, हाँ। अडल्ट फिल्म। अच्छा, और नहीं, वो नहीं पता मुझे। एक सर्टिफिकेट आता था अडल्ट फिल्म। तो माँ बाप को फिल्म देखना था और बच्चों को देखने नहीं देना था। तो बच्चों को बोले सो जाओ बच्चों। तो बच्चे बोले नहीं, हमारे तो कल स्कूल नहीं, हम क्यों सोएंगे जल्दी, क्योंकि बच्चों को भी फिल्म देखना था। तो दम भी मार के बच्चों को सुला दिया और लाइट बीट बंद कर दी। तो उनको लगा बच्चा सो रहा है। फिल्म चालू की, फिल्म जैसे चालू की बच्चा उठ के देख रहा है। फिर वो अरे बोले अभी सोता क्या, मार खाएगा? तो नहीं, बोले पापा मेरे को नींद नहीं आ रही। नहीं कोई बात नहीं, बोले सोता हूँ। फिर थोड़ा वो खराटा लेने की कोशिश किया, फिर वापस फिल्म चालू किया, फिर मुंडी निकाल के देख रहा है। तो जब पिताजी ने फिर से डांटा, बोलता है पापा ऐसा करना, वो जब का सीन आएगा मेरे को उठा देना। तो बच्चे को मालूम था कि फिल्म कौन सी है। बच्चा सेकंड टाइम देख रहा था और माँ बाप पहली बार देख रहे थे। तो हमें बच्चों के साथ किस ढंग से पेश आना है, बच्चे कौन से माहौल में है, बच्चे का हमारा ओपन चैनल ऑफ कम्युनिकेशन चाहिए, वो है नहीं। और करियर ओरिएंटेड हो गए लोग, तो बच्चों के पास टाइम नहीं दे पाते। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि करियर इंपॉर्टेंट नहीं है, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। लाइफ एक कॉम्प्रोमाइज़ है, करियर में भी कॉम्प्रोमाइज़ है, घर में भी कॉम्प्रोमाइज़ है, बच्चों के साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ है। और इतना सब करके भी बच्चे कहीं गलत रास्ते पे नहीं जाएंगे ऐसा नहीं है। लेकिन हमारा काम होता है, माँ बाप या दादा दादी का या नाना नानी का, कि हम जानबूझकर बच्चों को गलत रास्ते पे नहीं जाने दें। तो वो यानी बेसिकली एक समझाना है लोगों को कि आप जब सेक्स एजुकेशन देते हैं, किसी भी नाम से दो, हेल्थ एजुकेशन या सेक्स एजुकेशन, आप बच्चे को उसके सेक्सुअल डेविएशन से बचाते हैं, आप बच्चों को सेक्सुअल असॉल्ट से बचाते हैं, सेक्स अब्यूज से बचाते हैं। ये जितनी बड़ी हिजरा कम्युनिटी है, आपको शायद पता नहीं होगा कि सबसे पहला मेडिकल रिसर्च हिजरा कम्युनिटी का मैंने किया 1983 में। मेरा पोस्ट डॉक्टरल डिजर्टेशन इज ऑन पैटर्न ऑफ एसटीडी अमंग्स होमोसेक्सुअल प्रोस्टिट्यूट्स। मेरे स्टडी में ये मिला कि 1/3 जो हिजड़ा बने उनका सेक्स अब्यूज घर में हुआ है, चाचा, बड़ा भाई और कोई। 1/3 का सेक्स अब्यूज उनको टीचरों ने किया है और 1/3 का कम्युनिटी में हुआ है। अगर आप टाइम पे एजुकेट करेंगे तो सेक्स अब्यूज कैसा होगा बच्चे का, तो आपको ध्यान रखना है। और बहुत माइन्यूट ध्यान रखना पड़ता है कई बार कि यानी आपको सीआईडी की नज़र चाहिए कि क्योंकि बच्चा डेविएट हो जाता है, बच्चों को कोई गलत रास्ते में लेके जाने की कोशिश करता है। कई स्कूल के बस में जाते हैं, वो देखता है कि बच्चा थोड़ा अच्छा दिख रहा है, तो बच्चे को बोलेगा बेटा रुक जा, वह मैं घूम के आके तेरे को छोड़ता हूँ। तो हमें बच्चों को ये सब ट्रेनिंग देना है। ये ट्रेनिंग कैसे देंगे आप, जब तक आप खुद ट्रेन नहीं है? आपके साथ कुछ नहीं हुआ इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे के साथ नहीं होगा। तो अभी जो हो गया एटमॉस्फेयर, लोगों को हर चीज़ देखने को मिलती है और वो इम्प्लीमेंट करना चाहता है वो, तो इम्प्लीमेंट करने के चक्कर में वो आपके बच्चे के साथ कुछ कर सकता है। तो आपको ये हेल्थ एजुकेशन विद कंपोनेंट ऑफ सेक्स एजुकेशन एज वाइज आपको बच्चों को देना ही देना है, जिसकी वजह से आपका बच्चा डिविएट नहीं होगा, गलत फहमी में नहीं जाएगा, किसके साथ नहीं फंसेगा और उसका सेक्स अब्यूज नहीं होगा। अभी जैसे हम HIV पे बात कर रहे हैं, तो अभी थोड़ा मैं इसी से ही जुड़े कुछ सवाल पूछ लेती हूँ। अनप्रोटेक्टेड सेक्स, ये एक बहुत बड़ा, क्या मतलब यही मेजर कॉज है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो इन्फेक्शंस है बीमारियों का।
हमारे जो भी सरकार ने इतने सारे प्रोग्राम्स इतने सालों में लॉन्च किए हैं प्रोटेक्शन कॉन्डम को लेकर के काफ़ी उन्होंने जोर दिया है, पर उसके बावजूद आपके पास तो डेटा आता होगा, हमारे देश के पुरुष प्रोटेक्शन यूज़ करने में, कॉन्डम का इस्तेमाल करने में काफ़ी झिझकते हैं, आप मानते तो अब हैं? मैं चालू करता हूँ 1989 से। 89 में पहला वर्ल्ड एड्स डे था, 1 दिसंबर 1989। तो वर्ल्ड एड्स डे के नाम से सबसे पहले उस समय तो दवाइयाँ थी नहीं HIV की, तो हम लोग कंडोम का एक 6000 कंडोम का बॉक्स आता है जिसे निरोध कहते हैं या डिलक्स निरोध कहते हैं। हम लोग के रेड लाइट एरिया में गए, रेड लाइट एरिया में ना क्लाइंट लेना चाहता है ना सेक्स वर्कर लेना चाहती है। हम लोग 5-6 कंडोम बांट के वापस आ गए। तो मैंने सोचा ये क्या प्रॉब्लम है, इन्हें जब पता है कि इसके वजह से आपको प्रोटेक्शन मिलता है, क्यों नहीं यूज़ कर रहे। तो हमने कई चीज़ें उस समय अभ्यास की और हमने ये सोचा कि हम लोगों को सिर्फ एक चीज़ नहीं बताएंगे, हज़ारों चीज़ बताएंगे। फॉर एग्जांपल मैंने जब ये रेड लाइट एरिया के क्लाइंटल पॉपुलेशन में मैंने एजुकेशन किया, मैंने बोला आप इधर आए और आपको 2-4 साल से आप कोई दोस्त के साथ इधर आए, तो आपका दोस्त बोलेगा देख वो बच्चा तेरे जैसा दिख रहा है, आपको आपका बच्चा इधर पैदा करना है, नहीं करना है तो कंडोम इस्तेमाल कीजिए। आप पैसा दे के सेक्स करने आए, आपको ज़्यादा टाइम करना है, कंडोम का इस्तेमाल कीजिए। कंडोम की वजह से आपको HIV STD कई बीमारियाँ नहीं होगी। ऐसा करके करके ऐसा हुआ कि रेड लाइट एरिया में हमने नो कंडोम नो सेक्स का रूल बना दिया और महिलाओं को ये समझाया सहेली प्रोजेक्ट के तहत कि अगर आपको प्रोटेक्शन चाहिए, क्योंकि आपके बच्चों को फादर नहीं है और आप भी एड्स से मर गए तो बच्चों को माँ भी नहीं रहेगी, तो आपको खुद की जान बचानी है। दूसरी बात, आप शरीर बेच के पैसा कमा रहे हैं और उसका आपका 1/3 पैसा खाली हेल्थ ट्रीटमेंट में जा रहा है, STD के ट्रीटमेंट में जा रहा है, आपको HIV क्यों चाहिए। तो ऐसा उनको समझाते समझाते उनको बोला कि कोई क्लाइंट आपको अगर विदाउट कंडोम के लिए 50 रुपये ज़्यादा भी दे तो मत लीजिए, और ये रूल बन गया। उसके बाद में एजुकेशन इतना अच्छा हुआ। अब क्या हुआ कि स्टार्टिंग में जब हमारे पास था कि कंडोम प्रमोशन, HIV प्रिवेंशन, फिर टारगेटेड इंटरवेंशन, यानी कोई तबके के लोगों के साथ काम करे, सेक्स वर्कर के साथ, MSM पॉपुलेशन के साथ, हिजड़ों के साथ, तो इनको सरकार कुछ संस्थाओं को पैसे देती थी। उसके बाद में आया HIV ट्रीटमेंट। तो अगर HIV ट्रीटमेंट या HIV का वायरल लोड देखो कितना कंट्रोल हुआ देखो, ये एडिशनल टूल आया है, आपको रिप्लेसमेंट नहीं आया है। तो आपको अवेयरनेस बंद नहीं करना है, आपको कंडोम प्रमोशन बंद नहीं करना है, आपको टारगेटेड इंटरवेंशन बंद नहीं करना है, आपको उसके साथ साथ आगे का प्रोग्राम चलाना है। लेकिन क्या होता है क्या, जैसे हम अगले प्रोग्राम में गए 90% बजट आप उसमें प्रोग्राम में ख़त्म कर रहे हैं, तो अवेयरनेस नहीं हो रहा है और टारगेटेड इंटरवेंशन नहीं हो रहा है। और अभी जो मेरे पास जो जनरेशन आ रहा है, ये 20, 25, 30 साल के उम्र के 17, 16 साल के बच्चे आते हैं HIV लेके। एक ज़माने में ऐसा बोलते थे कि जो रेड लाइट एरिया में जाके बीमारी लेके आता है। अब मैं सभी मसाज पार्लर को बदनाम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मसाज पार्लर जो छोटे छोटे मसाज पार्लर है, 90% मसाज पार्लर ये सेक्स के अड्डे है और वहाँ पे मेनू दिया जाता है बाज़ाब्ता। मेनू होता है मसाज करना है, हैप्पी एंडिंग चाहिए, हैप्पी एंडिंग प्लस चाहिए, हैप्पी एंडिंग प्लस प्लस चाहिए। क्या हो रहा है? और ये कोई बंदा जो वहाँ पे जाता है थोड़ा फ्री टाइम के लिए, रिलैक्स करने के लिए जा रहा है और उसको थोड़ा उकसाया गया तो वो कर लेता है और करता भी ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन वो उसके बाद में जो उसका माहौल हो जाता है उसका दिमाग का, वो परेशान घूमता है। और कई डॉक्टरों को ऐसे को एक्सप्लॉइट करते हैं। दिल्ली में ऐसे 1-2 डॉक्टर हैं कि जो PEP बोलते हैं, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस, उसके 50,000 रुपये ले लेते हैं उनसे। तो अगर आप पहले से एजुकेट करेंगे, जो जहाँ से सेक्स के अड्डे हैं आप खुला रखिए ना, इन्हें मसाज भी करना है तो इन्हें कर्टन लगा के दरवाज़ा बंद करने की ज़रूरत नहीं है। तो बॉडी टू बॉडी मसाज एट द कन्वीनियंस ऑफ योर होम, ये सब सेक्स के चीज़ें हैं। तो ये जो हमारा सेक्स है, ये जो सेक्स के बाज़ार से ये मसाज के अड्डे पे चले गए और उसमें कंसेंचुअल सेक्स भी ज़्यादा हो रहा है मेल फीमेल में, लिविंग इन टुगेदर हो रहा है, मल्टीपल पार्टनर हो रहा है, विदाउट कमिटमेंट, कोई कमिटमेंट नहीं, खाली सेक्स करना है, वो हो रहा है। तो ये हमें देखिए, आपको मैं किसी चीज़ के खिलाफ नहीं हूँ, जैसा माहौल चल रहा है वैसा चलेगा, लेकिन लेसर ऑफ द टू इविल, अगर आपको ये सब चालू रखना है तो आपको बचाव कीजिए, अनवांटेड प्रेगनेंसी का बचाव कीजिए, HIV का बचाव कीजिए, STD का बचाव कीजिए, या उसके वजह से जो आपको मेंटल अगोनी होती है उसका बचाव कीजिए, क्योंकि कई बार बीमारी से ज़्यादा बड़ी चीज़ मेंटल अगोनी है और गिल्ट फीलिंग है। सर, मेरे पास कुछ डेटा है UNAIDS का, जिसके मुताबिक हमारे देश में लगभग 23 लाख लोग HIV के साथ जी रहे हैं और ये बहुत बड़ा नंबर है, 23 लाख मतलब बहुत ज़्यादा। पर इसके बावजूद
इसको लेकर जानकारी बहुत ही कम है। सबसे पहले तो अगर आप हमको थोड़ा ये समझा दीजिए कि HIV और एड्स में फ़र्क क्या है। बहुत अच्छा और अहम सवाल किया आपने कि HIV एक ज़माने में उसको एड्स ही कहते थे। HIV का नाम तो वायरस है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। तो HIV टेस्ट पॉजिटिव आता है, उसको हम HIV पॉजिटिव बोलते हैं। तो पहले क्या था, ये वन वे ट्रैफिक था जब HIV की दवाइयाँ नहीं थी। तो HIV पॉजिटिव, फिर HIV डिसीज, यानी जब कोई बुखार खांसी चालू हो गई तो HIV डिसीज हो गया। और एड्स कब बोलते थे कि जब इंटरनल बीमारी हो गई, TB हो गया, अंदर निमोनिया हो गया, ब्रेन की कोई बीमारी हो गई, लूज मोशन चल रहे हैं अंदर से, तब बोलते थे एड्स। और उसके बाद में होता था डेथ। तो जब एड्स होता था उसके बाद में लगभग साल, 1.5 साल, 2 साल में इंसान की मौत हो जाती थी। अब जो दवाइयाँ आ गई एंटी रेट्रोवायरल, उसके वजह से क्या हो गया कि जो एंड स्टेज में भी पेशेंट है, एड्स के स्टेज में भी, उसको हम रिवर्ट करके HIV पे ला के छोड़ते हैं। वो HIV पॉजिटिव, इसका मतलब HIV एंटीबॉडी टेस्ट, वो ज़िंदगी भर रहेगा, डेड बॉडी में भी HIV एंटीबॉडी पॉजिटिव आएगा। लेकिन दवाई लेने के बाद 4 चीज़ें होगी। नंबर 1, आपका जो वायरस है, वायरल लोड बोलते हैं, वो वायरस RT-PCR करते हैं ना, जैसे कोविड में, वैसे ही HIV पे PCR करते हैं। वो PCR से वायरल लोड, वायरस गिना जाता है कि 1 ml में कितने वायरस है। मैंने 2-2 करोड़ तक वायरस देखे 1 ml ब्लड में। तो वो 2 करोड़ को हम 3 महीने के अंदर 0 पे लेके आते हैं, जिसको बोलते हैं अनडिटेक्टेबल वायरल लोड। अनडिटेक्टेबल यानी लेस देन 40 या लेस देन 34 कॉपी जो टाइप से आप वायरल लोड कर रहे हैं। और एक आता है टारगेट नॉट डिटेक्टेड, TND, इसका मतलब 0 वायरस। तो रूल ये बन गया कि अनडिटेक्टेबल इज अनट्रांसमिटेबल। तो जो डिटेक्टेड नहीं होता है वो ट्रांसमिट नहीं होगा। तो इसके वजह से क्या हो गया कि अगर HIV पॉजिटिव व्यक्ति HIV नेगेटिव के साथ शादी भी करता है और ट्रीटमेंट पे है, वो इन्फेक्शन दूसरे पार्टनर को नहीं लगाएगा, होने वाले बच्चे को नहीं लगाएगा, और बच्चा 100% HIV नेगेटिव होगा, HIV पॉजिटिव का बच्चा। दूसरी चीज़, HIV की वजह से वो हॉस्पिटल पे नहीं पहुंचेगा कि HIV डिसीज़ लेके, उसको हार्ट अटैक हो सकता है, बाकी कोई बीमारी हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है। तीसरी चीज़, उसको समाज में किसी ढंग का डिस्क्रिमिनेशन करने की ज़रूरत नहीं है या डरने की ज़रूरत नहीं है। तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है उसको, सोशल लाइफ, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, फाइनेंशियल लाइफ, सब करते रहे। और चौथी चीज़, उसका जो लाइफ है, जैसा हमारा 71 और 73 है मेल फीमेल का, 25 साल की उम्र में बच्चा अगर डायग्नोस होता है HIV या लड़की, वो 71-73 तक जी सकती है। तो लाइफ में एक दिन शॉर्ट नहीं है, वायरस दूसरे को लगाने की जरूरत नहीं है। बच्चा आपको HIV नेगेटिव मिलता है, आपको हॉस्पिटल में पहुंचने की जरूरत नहीं, फिर आपको HIV हुआ है क्या? तो HIV इतनी आसान बीमारी बन गई कि मैं कहता हूँ कि भगवान आपके पास आए, एक हाथ में HIV लेके, एक हाथ में डायबिटीज़ लेके, और बोले आपको एक बीमारी लेना ही लेना है, ये भगवान का प्रसाद है, तो आप HIV लीजिए, डायबिटीज़ मत लीजिए। ये काफ़ी रेवोल्यूशनरी बात बोली आपने, क्योंकि मुझे तो लगता है अगर कभी लोगों को ये ऑप्शन दिया जाए तो सब डायबिटीज़ ही चुनेंगे। हाँ वही ना। और आज डायबिटीज़ में, जिसको डायबिटीज़ हुआ, भाई आइसक्रीम मत खाना, रसगुल्ला मत खाना, ये मत खाना। हम HIV किसको बोलते ही नहीं मत खाना, बोलते हैं और खाओ, कुछ नहीं होगा आपको, और खाओ। और HIV की दवाइयों की कॉस्ट ये डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट से सस्ती है, और इसमें सबसे बड़ा योगदान दुनिया में कोई है, और इसका श्रेय पूरे भारत सरकार ने, हमारे फार्मा कंपनी ने और डॉक्टर ने लेना चाहिए, क्योंकि हमने बोल बोल के ऐसे फॉर्मूले बनाए, और जो चीज़ बाहर की 100 रुपये की है वो यहाँ पे 1 रुपये मिलती है, और उसकी वैल्यू जो हम बायो अवेलेबिलिटी कहते हैं 100% सेम है जो 100 रुपये के साथ है। और इसी वजह से आज जो लाखों लोग मरे नहीं हैं अफ्रीका के, एक ज़माने में मैं जब अफ्रीका कुछ सीखने के लिए जाता था या उनके वहाँ डॉक्टर को ट्रेन करने जाता था, तो मुझे लगता था पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट बर्बाद हो जाएगा। हर 3rd इंसान वाज HIV पॉजिटिव और ट्रीटमेंट नहीं थी। हर एवरी थर्ड। यानी प्रेगनेंसी वुमन की अगर टेस्ट किया तो 100 में से 33 पॉजिटिव थी। एक कॉट पे 7-7 बच्चे रखते थे, क्योंकि कॉट 7 नहीं थे। एक ऑक्सीजन सिलेंडर से ट्यूब 7 जगह बच्चों को जाता था। ऐसे हालात में अगर भारत नहीं होता, आप सोचिए क्या होता उनका। भारत ने उनका जो पेटेंट होता है वायलेट किया। हमने साउथ अफ्रीका के सुप्रीम कोर्ट में केसेस लड़ी। एक तरफ हम लोग 4-5 छोटे छोटे लोग और 65 फार्मास्यूटिकल कंपनी दूसरी तरफ, बड़े बड़े कंपनी, और हम जीते उधर। तो ये जीत की वजह से भारत ने जो दवाइयाँ बनाई, आपको और एक एग्जांपल देता हूँ। एक हेपेटाइटिस सी, जैसे हेपेटाइटिस बी है वैसे हेपेटाइटिस सी है। हेपेटाइटिस सी की दवाई निकली, उसका 3 महीने में क्योर होता है, और एक कंपनी ने दवाई बनाई दुनिया में, उसका पेटेंट था, और कंपनी को मालूम था कि भारत के लोग उसको पेटेंट को वायलेट करेंगे तो उनका जो बिजनेस उनके रिच कंट्री में चल रहा है वो भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमारी दवाई वहाँ भी जाएगी। तो उन लोगों ने आया और बोला कि आपको हम लोग वॉलंटरी लाइसेंस देते हैं। वॉलंटरी लाइसेंस क्या होता है कि वो खुद होकर आपको लाइसेंस देते हैं कि आप बनाओ,
लेकिन आप हमारे कंट्री में आके एग्जीबिशन नहीं लगाना, आपके कोई लोग इधर अटेंड नहीं करेंगे, आपकी दवाई हमारे पास नहीं आएगी। एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करो और 5% हमको जो भी आपका सेल होता है उसका हमको दे दो। देना है तो देने तो मत दो। 5% कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो 100% के 5% नहीं है, 1% के 5% है। तो 11 कंपनी को उन्होंने लाइसेंस दिया और तभी वो कंपनी का कॉस्ट क्या था, $84,000 फॉर 3 months ट्रीटमेंट, $1,000 पर टैबलेट। और उसी कंपनी ने क्या, हमारे 11 कंपनी क्या बोला, आप ये दवाई बनाओ इंडिया में, आप उसको $1,000 में बेच सकते हो। जो आप $1,000 में एक गोली देते थे, इंडिया के लोग को बोल रहे हैं आप $1,000 में 84 टैबलेट दे दो। हमारे कंट्री ने वो भी किया, लेकिन 12वीं कंपनी आई, उसने बोला आपने 11 को लाइसेंस क्यों दिया, मुझे क्यों नहीं दिया, मैं वायलेट करता हूँ और मैंने दवाई बनाता हूँ। उसने $1,000 की जगह $300 में दवाई बनाई। तो इसका मतलब $300 में 84,000 की दवाई यहाँ पे मिलती है। और उस समय HCV टूरिज्म चला, ऑस्ट्रेलिया से लोग आते थे इंडिया में, यहाँ पे 5 स्टार में रहते थे, दवाई खाते थे, 3 महीने से वापस वायरल लोड निगेटिव करके चले जाते थे। उसमें उसके बावजूद भी उनका खर्चा बहुत 10% भी नहीं होता था। तो ये भारत की कमाल है कि हम लोगों ने इस ढंग की दवाइयाँ बनाई है, एंटी इन्फेक्शन की, HIV की, ट्यूबरक्लोसिस की दवा पूरे वर्ल्ड में कोई बनाता ही नहीं है भारत के सिवा। तो इसके वजह से अफ्रीका बचा है, लैटिन अमेरिका के कई राष्ट्र बचे हैं, हमारे एशिया के जो पुअर कंट्री बचे हैं, बांग्लादेश है, कंबोडिया है, थाईलैंड है, इंडोनेशिया है, ये सब लोग इंडिया की दवा खाते हैं। तो आज जो इंडिया का नाम हुआ है, जैसे एक तरफ IT में हुआ है, वैसा फार्मा में हुआ है। तो इंडिया इज अ फार्मा कैपिटल ऑफ वर्ल्ड, वैक्सीन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। और ये खाली कैपिटल बन के बड़ा नहीं बने, लोगों की जान बचाइए। जी, हम लोग क्योंकि HIV पे बात कर रहे हैं और आपने इतने सालों से इतना ज़्यादा काम किया है HIV को लेकर, इसलिए मैं चाहती हूँ आपके मुंह से लोग ये बात ज़रूर सुने, क्योंकि आपको ये भी मालूम हुआ कि HIV के जो पेशेंट्स हैं उनके साथ बहुत छुआछूत होती है, लोगों को लगता है छूने से HIV फैल जाता है। तो अगर आप अपने मुँह से बता दें कि HIV फैलने के क्या क्या कारण हो सकते हैं और क्या शुरुआती लक्षण होते हैं जो इंसान में आ जाते हैं जिससे उसे पता चल जाए कि हाँ HIV हो सकता है। तो देखो, HIV 4 कारण से फैलता है। पहला कारण है सेक्स, और लगभग 95% जो अभी फिलहाल HIV का ट्रांसमिशन है वो सेक्स की वजह से है। अनप्रोटेक्टेड सेक्स विथ अ इन्फेक्टेड पार्टनर हु इज़ नॉट ऑन ट्रीटमेंट। अगर ट्रीटमेंट पे तो उससे भी कुछ नहीं होगा। दूसरा होता है खून से। खून के लिए हमने 1989 में बम्बई में हाई कोर्ट में याचिका दायर की, महाराष्ट्र में कंपलसरी टेस्टिंग हो गया, वहाँ का सुप्रीम कोर्ट आते आते 9 साल चले गए, लेकिन 98 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया पूरे देश में स्क्रीनिंग होता है। उसकी वजह से खून से आने का प्रमाण बहुत कम हो गया। तीसरा होता है माँ से बच्चे को, और माँ से बच्चे को अगर माँ को HIV है और ट्रीटमेंट पे नहीं है तो 32% बच्चों को आ सकता है। अभी इतना अच्छा ट्रीटमेंट आ गया कि 0 बच्चे को आना चाहिए, लेकिन फिर भी हमारे देश में उसका कनेक्टिविटी कम है। 64% महिलाएं प्रोटेक्टेड है, बाकी महिलाएं प्रोटेक्टेड नहीं है, क्योंकि टेस्ट करने के बाद में उसको कनेक्टिविटी नहीं है, वापस टेस्ट रिपोर्ट लेने नहीं आती है, या डिलीवरी के लिए मैके चले जाती है, वहाँ पे दवाई लेके नहीं जाती है, तो बड़े प्रॉब्लम है। और चौथा होता है कभी कभी एक्सीडेंटली कोई सर्जरी में या कभी ट्रीटमेंट में हो सकता है। चौथा चीज़ का प्रमाण बहुत कम है, निग्लिजिबल है, और ये तीनों प्रमाण ज़्यादा है, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा प्रमाण है अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स विथ इन्फेक्टेड पर्सन हु इज़ नॉट ऑन ट्रीटमेंट। अब आपने पूछा लक्षण, HIV के जो लक्षण है ये कई बीमारियों में मिलेंगे आपको। बुखार है, खांसी है, वजन कम होना है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसे लक्षण हैं वो सिर्फ HIV में आते हैं। जैसे जो 20 से 25-50 साल का इंसान है उसके अंदर हर्पिस जोस्टर आना, जिसको हम नागिन कहते हैं या सरपंच कहते हैं। तो बॉडी के एक साइड में पानी भर के छोटे छोटे बूंदे आते हैं, और ये चिकन पॉक्स जिसको नहीं हुआ उसको होता है। लेकिन चिकन पॉक्स होने के बावजूद भी आपको हर्पिस जोस्टर हुआ तो एक इम्यूनो डिफिशियंसी है। तो ये HIV में 70-80% प्रमाण में आता है। मुंह में सफ़ेद फंगस आ जाता है। TB बगैर HIV के भी हो सकता है, लेकिन HIV के साथ जो TB होता है कभी कभी खाली चेस्ट में नहीं होता है, पेट में भी होता है, ब्रेन में भी होता है, और HIV की वजह से कुछ स्पेशल कैंसर होते हैं। तो लेकिन हम हर चीज़ को उससे नहीं जोड़ सकते, तो हमें 3 चीज़ करनी है। एक चीज़ आपका इतिहास क्या है, आपके मल्टीपल पार्टनर के साथ सेक्स है या इन्फेक्टेड पार्टनर के साथ सेक्स है या कहीं ब्लड ट्रांसफ्यूजन लिया है। नंबर 2 आपका सिम्टोमेटोलॉजी क्या है। नंबर 3 आपकी टेस्ट। आपकी सिम्टोमेटोलॉजी कुछ भी होगी और आपका HIV एंटीबॉडी टेस्ट निगेटिव आता है तो ये HIV से रिलेटेड नहीं है। अगर टेस्ट पॉजिटिव आता है तो ही रिलेटेड है। तो आप
जब भी कोई सिम्टम आते हैं आप शक कर सकते हो, लेकिन उसको बुनियाद में नहीं कन्वर्ट कर सकते जब तक आप टेस्ट नहीं करते। और टेस्ट से ही पता चल जाएगा टेस्ट से कि पता चल- आप पॉजिटिव हैं या और टेस्ट नेगेटिव। ये आने के लिए एक्सपोजर से लेके 90 डेज के बाद कभी भी टेस्ट करो, आप पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव तो नेगेटिव आएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, आपको वो वक्त याद है जब दूरदर्शन पे हम बहुत सारे एड्स देखते थे जो HIV को लेकर के काफ़ी जागरूकता फैलाते थे। इनफैक्ट एक सीरियल भी आता था जासूस विजय, जो इस पर ही था। पर अभी पिछले कुछ समय में हमने ये देखा है कि कोई भी प्लेटफॉर्म ले लीजिए, ये जागरूकता वाले जो एड्स हैं ये एकदम कम हो गए या दिखते ही नहीं हैं। अब क्या इसके पीछे वजह ये है कि स्थिति सुधर गई है या हमने बिल्कुल ध्यान देना बंद कर दिया है? नहीं, हमारे जैसे विकसनशील राष्ट्र में क्या होता है, हर चीज़ मौत से जोड़ के देखते हैं हम। जिस चीज़ों से मौत होगी, जो बीमारी से, उसका प्रचार होगा, और जिससे मौत नहीं होगी उसका प्रचार नहीं होगा। तो HIV की वजह से मौतें कम हो गई, तो वो इम्पोर्टेंस में लोअर लेवल पे आ गया। लेकिन हमें यह देखना है कि HIV के साथ साथ दूसरे STD जो है, जो पहले कंट्रोल में आ रहे थे, वो भी बढ़ रहे हैं अभी पिछले 8-10 साल में। तो हमें वैसा जो माहौल है अवेयरनेस का, वो कंटिन्यू रखना चाहिए। आप उतना ज़्यादा इंटेंसिव में मत कीजिए, लेकिन कंटिन्यू रखना चाहिए। तो वो माहौल हमें वापस लाने की ज़रूरत है, और उसके लिए हम लोग कोशिश करते रहते हैं हमेशा। हो सकता है कि नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन हमारी बात सुने, और उन्होंने बताया अभी कि हम लोग फिर से अवेयरनेस के मोड में जाएंगे अभी। डॉक्टर साहब, जैसे ही HIV है वैसे एक बीमारी और है जो हमारे देश से जाने का नाम नहीं ले रही है, TB, ट्यूबरक्लोसिस। अब जहाँ तक मैंने इसके बारे में पढ़ा है, इसका जो बैक्टीरिया होता है वो कुछ लोगों के शरीर के अंदर होता है, पर वो एक्टिव नहीं होता, इसलिए उन्हें बीमारी नहीं होती है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि किन किन केसेस में ये एक्टिव हो जाता है, ये बीमारी कब बन जाती है? उसको कहते हैं, हमारे पास अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो हम लोग कम से कम 40% लोग एक्सपोज है ट्यूबर की। लेकिन एक्सपोज है इसका मतलब हम मैनिफेस्ट नहीं है, यानी हमारे पास अंदर TB जर्म है लेकिन हमको TB नहीं कर रहा है। तो जब आपका इम्यूनिटी कम होगा, जब आपका री एक्सपोजर होगा, जब आपका वापस कुछ लंग की चीज़ चल रही है, जैसे अस्थमा है, एलर्जी है, या कोई धुएं की चीज़ है, तो वो एक्टिवेट होगा। तो वो एक्टिवेट जब होगा तब उसका ट्रीटमेंट करना है। उसके अंदर 2 नमूने की TB होती है। एक है कम्युनिकेबल, जो खांसी करने से जर्म बाहर जाता है और दूसरे को इन्फेक्शन दे सकता है, और एक होता है नॉन कम्युनिकेबल, कि जैसा पेट के अंदर TB है, या ब्रेन के अंदर TB है, या स्किन के अंदर TB है, या सेक्स ऑर्गन में TB है, वो TB दूसरों को नहीं लगेगा। तो हमको उस पर डिस्टिंग्विश करना है। और अगर जो दूसरे को लगने वाला TB है, उसके अंदर भी एक है रेजिस्टेंट TB, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट, MDR TB कहते हैं, और एक है सेंसिटिव TB। तो सेंसिटिव TB का ट्रीटमेंट आसान है, और वो 5-7 महीने के ट्रीटमेंट में अच्छा हो जाता है। लेकिन ड्रग रेजिस्टेंट TB जो है, उसका इलाज कभी कभी 2-3 साल भी, 4 साल भी करना पड़ता है। और लकीली अभी हमारे पास जो बहुत महंगी भी दवाइयाँ हैं, बिडाक्विलिन जैसी और डेलामिनेट जैसी, वो दवाइयाँ हर किसी को मिल सकती है। यानी जो हमारा नेशनल TB कंट्रोल प्रोग्राम है, वो इतना अच्छा है कि गरीब से गरीब इंसान वो महीने की जो 1.5 लाख रुपए की मेडिसिन है वो ले सकता है। और ये TB का प्रोग्राम का सबसे अच्छा जो दायरा है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो TB ने किया है वो बहुत अच्छा है। जहाँ पे इवन प्राइवेट क्लिनिक में भी जो जिनके साथ उन्होंने पार्टनरशिप किया है, वहाँ पे वही दवाइयाँ मिलेगी जो आपको सरकार के इधर मिल रही है। जैसे हमारा जो क्लिनिक है बम्बई में, वो साउथ बॉम्बे में एक ही क्लिनिक है जहाँ पे MDR TB का इलाज भी मुफ्त में होता है, और दवाई सरकार से आती है। यानी अगर मैं डायग्नोस करूँ और मैं खाली फ़ोन करूँ तो 4 घंटे में दवाई मेरे पास आ जाती है, महंगी से महंगी दवाई। तो इतना अच्छा काम उन्होंने किया है। इस पर मैं आती हूँ। मुझे बस एक चीज़ ये जल्दी से बता दीजिए कि TB बहुत ही तेज़ी से फैलने वाली बीमारी है, क्योंकि कोई खांस गया, कोई छींक गया आप पर और उसको TB है तो आपको हो जाएगा, तो बचें कैसे? नहीं, तो वही बोल रहा हूँ कि अगर अपन 100 लोग बैठे हैं यहाँ, मुझे TB है, मैंने खांसी की और आपने वो जम लिया, सबको TB नहीं होगा। आपकी इम्यूनिटी पे डिपेंड है। तो ये कोई भी बीमारी जो होती है वो ट्रायंगल है, होस्ट, पैरासाइट, एनवायरनमेंट। होस्ट यानी आप खुद है, आप होस्ट कितने पावरफुल है, आपकी इम्यूनिटी कैसी है, आप कैसा हमेशा अपनी हेल्थ को रखते हैं। पैरासाइट यानी ऑर्गेनिज्म, वो कितना पावरफुल है, आपसे पावरफुल है कि आपसे वीक है। और एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट यानी आप कैसे एनवायरनमेंट में, माहौल में हैं। आप बहुत ज़्यादा भीड़ में हैं, भीड़ भाड़ के इलाके में, बंद एरिया में हैं, तो आपको एनवायरनमेंट वायरस को या बैक्टीरिया को सपोर्ट करेगा, आपको कम करेगा। तो ये होस्ट, पैरासाइट, एनवायरनमेंट के ट्रायंगल से बीमारी डिसाइड होगी कि आपके अंदर आना है या नहीं आना है। तो कोई आपका कंट्रोल नहीं है? आपका कंट्रोल है, आपका होस्ट खुद का कंट्रोल है आप पे। मतलब आप हेल्दी अपने रहिए। अपनी बॉडी अच्छी रखिए, इम्यूनिटी अच्छी रखिए, खाना पीना अच्छा रखिए, और ऐसा कुछ आया तो इमीडिएटली चेक कराइए, नहीं है तो निगेटिव कोई बात नहीं, लेकिन करा लीजिए। तो वो होस्ट के हाथ में। एनवायरनमेंट, आप बंद करने के बजाय थोड़ा अच्छी सांस लीजिए, अच्छा ऑक्सीजन लीजिए, बाहर जाइए, तो वो एनवायरनमेंट हो गया।
और मास्क पहनने से थोड़ा बचाव होगा? मास्क पहनने से बचाव होगा, लेकिन अगर आपको मालूम है टीबी, तो अगर जैसे कुछ कंट्री में, चाइना में या जापान में लोग जनरली मास्क लगाते हैं, तो मास्क से आपका एनवायरमेंटल पोल्यूशन से बचा होता है, टीबी से बचा होता है, कोविड से बचा होता है, फ्लू से बचा होता है। तो वो अच्छी आदत है लगाना है तो। लेकिन हमारे पास मास्क लगाने को ये बीमार है क्या, यानी जो लगाने वाला को बीमार समझते हैं, वो लगाने वाला इसलिए लगा रहा है कि उसको उसकी बीमारी नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ लगाने वाले को बीमार समझते हैं। क्योंकि बहुत लोगों ने ये भी बोला कि भाई मास्क लगाने का कोई फायदा तो हुआ नहीं, कोविड आपको फिर भी होगा, बचा नहीं सकता मास्क आपको कोविड से। नहीं, वो ये सब डिबेट है। जब वक्त था फायदा हुआ, घरों में जिसको एक को कोविड आया और डायग्नोसिस हो गया और बाकी लोगों ने मास्क लगाया तब बच गए। और कभी कभी क्या होता है, डायग्नोस होने के लिए 3-4 दिन वक्त लग गया, और मास्क लगा के भी आपको क्यों आया, क्योंकि आपको लगा कि उसको कुछ है ही नहीं। फिर आप जब उसने खांसी करना चालू किया, आपने मास्क लगाया, तो मास्क जिसने पहले से लगाया कुछ नहीं हुआ। तो हर चीज को नकारना मुझे लगता है बहुत आसान है। बेसिकली कोविड का होना अच्छा था, खराब नहीं था। एक बार सबको कोविड होके जाना था, लेकिन वो डेल्टा नहीं चाहिए था, क्योंकि डेल्टा में होते थी। ओमिक्रॉन खुद होके एक बार हो जाना अच्छा था, क्योंकि बाद में नहीं आएगा। चलिए, अभी हम क्योंकि टीबी की बात कर रहे हैं, मैं एक चीज़ ये जानना चाहूँगी। साल 2017 में भारत सरकार ने ये मुहिम चालू की थी कि साल 2025 तक हम जो है भारत को एकदम टीबी मुक्त बना देंगे। तो अभी जो फिलहाल मेरे पास डेटा है भारत सरकार का ही है, ये इंडिया टीबी रिपोर्ट के मुताबिक साल 2023 में भारत में लगभग 25 लाख से ज़्यादा टीबी के मरीज़ रिपोर्ट किए गए हैं, और अभी साल 2024 तो चल ही रहा है। तो कितना दूर है हम अपने गोल से? देखो क्या होता है, दो चीज़ अलग अलग है। एक तो गोल होता है, गोल इसलिए दिया जाता है कि आप थोड़ा जोश से काम करो, होश से काम करो, और सरकार आपको सपोर्ट करेगा। तो हर बार को जो गोल बनाया जाता है आप अचीव करेंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है। दूसरी बात है कि इसी पीरियड में कोविड आ गया, और कोविड के वजह से हमारी सबकी ज़िंदगी 2.5 ईयर माइनस। मैं बोलता हूँ कि अपना एक एम चाहिए कि हाउ कैन वी कॉम्पेंसेट दैट 2.5 ईयर्स, हाउ कैन वी इंक्रीज दैट। तो टीबी में यही हुआ। 2025 तक नहीं होगा ऐसा लगता है, क्योंकि 2025 अगले साल ही है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। ग्लोबल जो गोल है वो 2030 का है। तो हमने सोचा कि हम दवाई हम बना रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में कोई टीबी की दवा बनाता नहीं है, तो हो सकता है हम बना के 2025 तक करेंगे। तो हमने गोल बनाया, गोल की वजह से काम फास्ट हुआ। गोल अचीव हो या नहीं हो, लेकिन काफ़ी काम हो गया। एमडीआर टीबी की ट्रीटमेंट हो रही है। एमडीआर टीबी की ट्रीटमेंट जो 2 साल 3 साल लगती थी, आजकल शॉर्ट कोर्स में भी हो जाती है, 8 महीने में भी हो जाती है। ये हमने अचीव किया। एमडीआर टीबी की दवाइयाँ बहुत ही महंगी थी, हम इंडिया में बनाने लग गए, ये अचीव किया। और टीबी की दवाइयाँ जो ज़्यादा टॉक्सिक है उसको हमने एलिमिनेट कर दिया, जिसकी वजह से डिफनेस होता था। तो ये अचीवमेंट हुआ है। अब वो 25 तक एलिमिनेट होगा कि नहीं होगा, मुझे तो शक लगता है, लेकिन हमने काफ़ी कुछ अचीव किया है। और टीबी के मरीजों को हर महीने 500 रुपये भी सरकार देती है पोषण के लिए। हाँ, पर काफ़ी कम नहीं लगता आपको ये अमाउंट 500? देखो ऐसा है कि ये तो फ्री भी है, जितना दो कम ही लगता है। यानी आपको कंसल्टेशन फ्री में है, आपका टेस्टिंग फ्री में है, दवाई फ्री में है, 500 रुपये आपको पोषण के लिए दे रहे हैं, आपको वो भी कम लगता है। तो फिर एक्चुअली क्या है, ये फ्री भी होना नहीं चाहिए। हमने सरकार को एक रिक्वेस्ट की है कि आप जो ये फ्री का है ना, आप 3 टायर सिस्टम बनाओ। एक टाटा हॉस्पिटल का मॉडल है, उसमें 3 टायर सिस्टम में क्या है, लोएस्ट टियर इज़ फ्री ट्रीटमेंट, मिडल टियर इज़ अ कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रीटमेंट, एंड हायर टियर यू पे एक्स्ट्रा विच विल कॉम्पेंसेट फॉर द लोअर टियर। तो सरकार को हर किसी ने बोला नहीं हमको फ्री ट्रीटमेंट दो। तो HIV की ट्रीटमेंट है या TB की ट्रीटमेंट है, कोई भी ट्रीटमेंट है, फ्री मत दो। जो गरीब है, जो अफोर्ड नहीं कर पाते उनको फ्री दो, जो अफोर्ड कर पाते हैं उनको थोड़ा कॉस्ट लगाओ, एक्सप्लॉइट मत करो। लेकिन जो अफोर्ड कर पाते हैं, जो मर्सिडीज बेंच में आएगा और उसको आप बिडाक्लिन फ्री देंगे, वो गलत है, ज़रूरत नहीं है। और इसकी वजह से क्या होगा कि आपका जो रिसोर्सेस है, अगर आप जिन लोगों को फ्री नहीं देना है अब उनको फ्री नहीं देंगे, तो आपका पैसा बचेगा, तब 500 की जगह 1000 भी कर सकते हैं आप। चलिए, मेरे 2-3 सवाल बस और हैं, फिर हम अपने ऑडियंस की तरफ आ जाएंगे। जब हमने अपने दोस्तों को ये बताया था कि आप हमारे ऑफिस आ रहे हैं, तो सबने मुझे ये कहा था, डॉक्टर साहब से एक चीज़ ज़रूर पूछना, ये जो बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं जो वैक्सीन और दवाइयाँ बनाती हैं, क्या इनका कुछ तालमेल होता है अस्पतालों के साथ, ताकि मतलब जो डॉक्टर्स काम करते हैं उस अस्पताल के अंदर, वो सब उसी एक कंपनी की दवाइयाँ रेफ़र करते हैं लाइन से, भले ही वो दवाइयाँ आपको थोड़ी महंगी पड़ रही हों? ये क्या कोई एक स्कीम है? ऐसा है कि फार्मा कंपनी और मेडिकल कम्युनिटी, ये एक व्हीकल के दोनों व्हील है, और दोनों एक दूसरे के पूरक है, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप ये दोनों पूरक बनकर मरीज को एक्सप्लॉइट करो। तो अगर किसी दवा की कीमत उसी मॉलिक्यूल की दवा से दूसरे कंपनी के मुकाबले में ज़्यादा है, तो आपके पास अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना आ गया है कि आप वो मॉलिक्यूल में देखिए कि जैसे ब्लड प्रेशर की दवाई है अम्लोडिपिन, तो अम्लोडिपिन आपको 10 रुपये की एक गोली मिलेगी, 1 रुपये की एक गोली मिलेगी। आप जाइए अम्लोडिपिन डालिए, 4-5 कंपनी ढूंढिए, जो कंपनी का नाम नहीं सुना है, जो सस्ती देगी आप ले लीजिए। पर बिना डॉक्टर की सलाह के लेना सेफ नहीं, होगा? आप डॉक्टर भले ही आपको लिख के दे कि एमोडेप या अम्लोप्रेस और उसके अंदर अम्लोडिपिन है, आपको एक स्ट्रिप लेके आ जाइए, उसके अंदर का नाम देख लीजिए, कंटेंट क्या है, कंटेंट देख के देखिए कि ये कंटेंट की दवाई कौन से कंपनी की सस्ती मिलती है, आप चूज़ कीजिए। डॉक्टर को कन्फ्रंट कीजिए कि डॉक्टर साहब आप क्यों महंगी दवाई दे रहे हैं। प्रॉब्लम क्या हुआ है कि मरीजों ने डॉक्टर को भगवान माना है और बोला नेक्स्ट टू गॉड, और उनको कन्फ्रंट नहीं करना चाहते। और मैं हमेशा मेरे मरीजों को समझाता हूँ कि आप आके सवाल कीजिए, और मेरे को नहीं, आप हर डॉक्टर को सवाल कीजिए, कोई गलत नहीं है। डॉक्टर में भी, मरीजों में भी क्या हो गया, VIP सिंड्रोम हो गया, जाने के लिए पहले एम्स में जाना है तो किसी मिनिस्ट्री से फ़ोन कराएंगे, तो क्यों चाहिए आपको, और डॉक्टर को भी क्यों चाहिए ऐसा काम। तो डॉक्टर भी, अगर आपका पेशेंट के साथ ओपन चैनल ऑफ कम्युनिकेशन चाहिए, पेशेंट आपको सवाल करता है, आप बुरा मत मानिए, उसका जवाब दीजिए, क्योंकि एक सवाल करता है लेकिन 10 सवाल लोगों के दिमाग में हैं और एक फ्रंट बन के आया है, तो 10 लोगों के दिमाग में सवाल है। तीसरी चीज़ मैं हमेशा डॉक्टर को बोलता हूँ कि अगर कोई वकील या कोई CA आपको 1000-2000 के नीचे राय नहीं देता है, आप 100 रुपये में क्यों इलाज करते हो, मत कीजिए। आप बोलिए मेरी फीस इतनी है, लेकिन मैं माल प्रैक्टिस नहीं करता हूँ, मैं मेरी फ़ीस के पैसे लेता हूँ। माल प्रैक्टिस ये होती है कि मैं फ़ीस कम लूँ, फिर एक्सरे में से % लूँ, CT स्कैन से % लूँ, दवा की कंपनी के यानी शादी में करूँ, हनीमून का खर्चा दवा की कंपनी करे, ये नहीं करे ना। तो आपने मेहनत की है, आपने एजुकेशन किया है, आप एक क्रीम ऑफ सोसाइटी है, आप उस स्टेटस से कमाइए। और मैं 25-30 सालों से बोल रहा हूँ डॉक्टरों की, डोंट गो डाउन, बोलो मेरा फीस इतना है, मुझे इतना काम करना है, या तो आपको सोशल वर्क करना है, बोलिए मैं 5 रुपये फीस लेता हूँ, मैं हज़ारों पेशेंट देखता हूँ। तो आपका जो स्टेटस है उसमें कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए, क्योंकि कम से कम आपके मरीज़ को मालूम है कि डॉक्टर मेरी फ़ीस ज़्यादा लेता है, लेकिन डॉक्टर मेरे से बेईमानी के पैसे नहीं लेता है, मुझे ज़बरदस्ती एडमिट नहीं करता है। आज मेरे पास HIV के 7000 मरीज़ रजिस्टर्ड है, एक भी मरीज़ मेरा एडमिट नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि मरीज़ अगर एडमिट हो गया तो उसका 1 हफ्ते में जो खर्चा होगा, 4-5 साल की दवाई का खर्चा 1 हफ्ते में निकल जाएगा। और कोविड ने डॉक्टरों की और हॉस्पिटल की भूख बढ़ा दी है, और कई हॉस्पिटल डॉक्टर रन नहीं करते हैं, ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रन करते हैं। तो उनको वो डॉक्टर के थ्रू आपको अटैचमेंट चाहिए, आपका महीने का 5 लाख का बिल होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो जैसे मैंने एक डॉक्टर से पूछा कि यार आपका ये कोविड में डिजिग्नेटेड हॉस्पिटल नहीं है तो आप कितना चार्ज करते हैं। बोले हमारा बहुत सिंपल है सर, बेड है तो 30,000 रुपये रोज़ का, ICU तो 50,000 रुपये रोज़ का, और वेंटिलेटर का 1 लाख रुपये रोज़ का। बोले ऐसा कैसा डॉक्टर चार्ज करते हो। अब बोले सर फिर वो मास्क के पैसे अलग, ग्लोव्स के पैसे अलग, ये कौन लूँगा। इसका मतलब अगर आपका मरीज़ 7 दिन वेंटिलेटर पे है, 7 लाख रुपये बिल हो गया आपका, और 7 लाख बिल मेरा पेशेंट का 10 साल में नहीं होता HIV की दवा से। तो मैं मरीज़ को हॉस्पिटल में नहीं पहुंचने दूं, प्रिवेंटिव मेडिसिन ट्राई करूं। और ये हमको ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये एक बार के प्रोग्राम से या एक बार मेरे बात करने से नहीं होगा, मरीजों को हमेशा एजुकेट करते रहना पड़ेगा। और आजकल के मरीज़ मैं मानता हूं कि पहले से ज़्यादा एजुकेटेड है। हमारे माँ बाप, हमारे दादा दादी नहीं पूछते थे, उतने ज़्यादा सवाल मरीज़ करते हैं, और करते रहना चाहिए, और किसी डॉक्टर को बुरा नहीं लगना चाहिए। और किसी डॉक्टर ने मैं उसको बेईमानी के पैसे बोलता हूँ, बेईमानी के पैसे नहीं कमाना चाहिए। कट प्रैक्टिस यानी कमीशन अंडर टेबल, CUT, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा होता है कि जो हम लोग ऐसी बात करते हैं, हम समाज प्रवाह के विरुद्ध दिशा में चल रहे हैं। एक बार मैंने, अभी तो बड़े बड़े चैनल आ गए, एक ज़माने में था इन मुंबई चैनल था 20-25 साल पहले, और मुझे एक सवाल किया गया कि डॉक्टर साहब व्हाट डू यू थिंक ऑफ मेडिकल प्रोफेशन। क्योंकि मेरा बहुत सारा ज़िंदगी का काम मैंने रेड लाइट एरिया में किया, तो मैं एक एनालॉजी वहाँ से लगाता हूँ। तो बोला मेडिकल प्रोफेशन इज़ प्रोस्टिट्यूशनाइज क्रिमिनलाइज प्रोफेशन। कैसे बोलेंगे। बोले चलो प्रोस्टिट्यूशन में जैसे एजेंट है, जैसे मिडल मैन है, वैसे ही मेडिकल प्रोफेशन में है, और वो उस ढंग से पैसे जमा कर रहे हैं, वो गलत है। दूसरे दिन फ़ोन आया मेरे को IMA के प्रेसिडेंट का, बोले डॉक्टर साहब आप क्या बात कर रहे हैं। मतलब मैंने कुछ गलत बोला। नहीं आपने सही बोला, लेकिन नहीं बोलना चाहिए।
अगर मैं जो बोल रहा हूँ मैं सही बोल रहा हूँ, मैंने क्यों नहीं बोलना चाहिए? तो बोले नहीं हम आपको बॉयकॉट करेंगे। मतलब आपने सपोर्ट कब किया? तो अगर हमारा कन्विक्शन ये है कि हम लोग ईमानदार की कमाई से कमाएं और पेशेंट को गुमराह न करें, और पेशेंट लोग को भी ये जितना एजुकेट कर दे कि आप मेरे पास आओ या कहीं जाओ, आप सवाल कीजिए, ये ट्रीटमेंट देना जरूरी है, ये एंटीबायोटिक देना जरूरी है, इतना महंगा देना जरूरी है, इतने दिन देना जरूरी है, सवाल कीजिए। चलिए अच्छा हुआ आपने ये चीज़ बताई, क्योंकि वाकई ऐसा है, मतलब ये टाई अप होता है अस्पतालों में, और ये बड़ी बड़ी जो फार्मास्यूटिकल कंपनी स्पेड इज अ स्पेड। मैं खाली एक मेडिकल प्रोफेशनल हूँ बोल के मैं उनकी साइड नहीं लूँगा। गलत है तो गलत है, सही है तो सही है। चलिए मेरा ये आखिरी सवाल है, उसके बाद हम अपने ऑडियंस के सवालों पे आ जाएंगे। जहाँ से मैंने बात शुरू करी थी, मार्च 2022 की बात है ये, सुप्रीम कोर्ट में कोविड वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल जो थे और साइड इफ़ेक्ट्स के डेटा को पब्लिक किए जाने पे एक पिटीशन की सुनवाई हो रही थी, और उसमें ये जो आपकी वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां हैं, भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिसने इंडिया में ऑक्सफोर्ड के साथ मिलकर के कोविशील्ड बनाई, उन्होंने ये कहा कि ये जानकारी सिर्फ दवाओं को मंजूरी देने वाली संस्थाओं के पास ही रहनी चाहिए, इसे पब्लिक नहीं किया जा सकता। अब अगर हम विदेश की बात करें तो यूके जैसे देशों में ये जो डेटा था क्लिनिकल ट्रायल का या साइड इफ़ेक्ट्स का जो पूरा डेटा था, ये पब्लिक किया गया है। हमारे देश में ये ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं है? क्या लोगों को हक नहीं बनता कि उनको ये मालूम हो, उनको जागरूकता हो? मेडिकल साइंस में एक होता है कॉक्स पोस्टुलेट। कॉक्स पोस्टुलेट ये होता है कि अगर एक पर्टिकुलर मेडिसिन एक 100-200 इंसान में काम की है तो हज़ारों इंसान में वो काम करना चाहिए, और ये की है तो उसको पीयर रिव्यूड, यानी मैं अगर कोई रिसर्च कर रहा हूँ तो मेरे जैसे रिसर्च करने वाले 3-4 लोग उसको रिव्यू करते हैं और वो पब्लिश करना चाहिए। इस कॉल्ड पीयर रिव्यूड जर्नल, और ये जब पब्लिश होगा तो दूसरे लोग उसको फॉलो करेंगे। ये मेडिकल साइंस है। अब इसको क्यों उन्होंने नहीं किया मुझे पता नहीं है, लेकिन आइडियली करना चाहिए। जो आपके पास स्टडी है करना चाहिए। हो सकता है उनको लगा होगा कि ये बैकलैश होगा, कुछ लोगों के जो साइड इफ़ेक्ट हुए वो आके कुछ केस यूज़ करेंगे, लेकिन उस समय क्या हुआ, मैंने बताया कि ये इमरजेंसी ऑथराइजेशन यूज़ में दिया था और इसकी जिम्मेदारी सरकारों ने ली थी, और इसीलिए यूके में भी जो केस हुआ उसमें यूके गवर्नमेंट ने एक एक जिसके केस हुए 55 लोगों के केस, उनको 1,20,000 पाउंड दिया जुर्माना। अब वो एक 1,20,000 यूके में कुछ भी नहीं है, इसलिए लोग बड़े जब पैमाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो उस समय सरकारों ने जिम्मेदारी ली, क्योंकि सरकार के लिए इमरजेंसी थी, तो सरकार ने जिम्मेदारी ली कि कुछ नुकसान हुआ तो सरकार उसको मुआवजा देगा। अब सरकार को ये डर होगा कि अगर ऐसा कुछ होता है तो बहुत सारे मुकदमे आ जाएंगे, उसमें क्या होगा? नहीं, पर सरकार ने नहीं कहा। ये जो कंपनियां थी, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन फाइल हुई थी, जब उसकी सुनवाई हो रही थी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा है इन कंपनियों ने। तो सुप्रीम कोर्ट में एक दायरा होता है जिसको कहते हैं रिव्यू पिटीशन, फिर से रिव्यू पिटीशन डालें। क्योंकि एक समय माहौल 2021-22 में क्या था, कोविड में वातावरण था, कोविड सेंट्रिक हम सोचते थे। आज हम कोविड से बाहर आ गए, हो सकता है अभी अगली सुनाई में ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा आ जाए। ठीक है, चलिए अब हम अपने दर्शकों के सवाल पे आ जाते हैं। सर, इस एपिसोड के बाद फिर से डॉक्टर्स की एक लॉबी आपसे नाराज़ होने वाली है, जिस तरीके से आपने खुल के बात रखी। सवाल मेरा ये है कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ के जो बारे में बात कर रहे थे, ये एक कम्युनिटी स्पेसिफिक के लिए है। बहुत से मेरे दोस्त ताल्लुक़ रखते हैं LGBT कम्युनिटी से। तो क्या जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ है वो LGBT कम्युनिटी में ज़्यादा है बाकी लोगों की तुलना में? आपके डेटा क्या बताते हैं? देखिए, जो STD है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, चांसेस ऑफ STD आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विच आर अनप्रोटेक्टेड। तो LGBT कम्युनिटी हो, सेक्स वर्कर हो, इंडिविजुअल इंसान हो, आम मरा के ज़िंदगी का इंसान हो, वो कितने अलग अलग लोगों के साथ अनप्रोटेक्टेड सेक्स करता है उस पर डिपेंड है। और मेरे पास ऐसे ऐसे मरीज भी है कि जिन्होंने एक रात में 10-10 लोगों के साथ सेक्स किया है। मेरे पास ऐसे भी लोग हैं कि जो बचपन में सेक्स के शिकार हुए थे, जिसको हम चाइल्ड अब्यूज़ कहते हैं, वो खुद अब्यूज़र बने हैं। तो ऐसे अलग अलग तबके के लोग हैं। किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी में ज़्यादा नहीं होगा, उनके प्रैक्टिस से ज़्यादा होगा। कम्युनिटी पे दोष ला के फ़ायदा नहीं है। अगर LGBT कम्युनिटी के लोग प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करना चालू कर दे और करते भी होंगे तो उनको बाकी लोगों के तुलना में कम होगा कोई भी बीमारी, क्योंकि वो प्रोटेक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे आप मौत के कुएं में कंडोम लगाओ और कई लोग के साथ सेक्स करो तो 100% प्रोटेक्शन नहीं है, क्योंकि 98-97% प्रोटेक्शन है। और जैसे हेलमेट लगा लो और मौत के कुएं में गाड़ी चलाओ तो हड्डी टूटेगी और कुछ होगा, हेड इंजरी नहीं होगी। तो
तो कई बार एसटीडी ऐसी होती है कि जो कंडोम प्रोटेक्टेड एरिया को छोड़ के दूसरी जगह होती है। सर आज से तकरीबन 1-1.5 साल पहले मेरे ब्रदर को एक डिजीज़ हुई थी। हमें उसके बारे में मालूम भी नहीं था और उसका नाम था बेल्स पल्सी, जिसमें आई थिंक एक वन साइड फेस पूरा पैरालाइज्ड हो जाता है और एक फेस की मूवमेंट रहती है आपकी। तो जब 3-4 डॉक्टरों को दिखाया तो सब ने एक ही चीज़ बोली कि ये आपके वैक्सीन का साइड इफ़ेक्ट है, और उनको एक जेनरिक मेडिसिन दे दी थी, और वो जेनरिक मेडिसिन जो दी उससे कुछ इफेक्ट नहीं निकला। एट द एंड ऑफ द डे वो फिजियोथेरेपिस्ट जो के पास गए थे और वो फेस थेरेपी से ही ठीक हुए। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या एक तो सच में ये वैक्सीन का साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, और दूसरी चीज़ ये जो जेनरिक मेडिसिन दी जाती है कहाँ किस हद तक सेफ़ है? आपके दो अलग अलग सवाल है। एक तो बेल्स पाल्सी कैसे होती है। बेल्स पाल्सी हर्पीज सिम्प्लेक्स या हर्पीज जोस्टर, ये नर्व की बीमारी है, वो उससे हो सकती है। तो कई बार वो हमें कारण नहीं मिलता। अगर आपको बराबर टेस्ट करो, बराबर हिस्ट्री लो, तो मिल जाएगा कि हर्पीज की वजह से हुई है क्या। दूसरी चीज़ कभी कभी अपने आप से होती है, तो वो कैसे हुई है इसका डायग्नोस करना जरूरी है। अब बात हुई जेनरिक की। मेडिसिन में होता है एक पेटेंटेड एंड एक जेनरिक। जेनरिक में है जेनरिक ब्रांडेड एंड जेनरिक। तो जेनरिक ब्रांडेड जो होती है, नाम जेनरिक है लेकिन उसका ब्रांड होता है, नाम होता है। और जेनरिक यानी जैसे पैरासीटामॉल, जो कंटेंट है पैरासीटामॉल नाम से मिलेगी आपको, फिर वो क्रोसिन बोल के मिलेगी, डोलोबिल की मिलेगी, अलग अलग नाम से मिलेगी, लेकिन पैरासीटामॉल मिलती है वो जेनरिक है। जो क्रोसिन डोलोबिलो आती है वो ब्रांडेड जेनरिक है। उसके साथ भी कई कंपनियां ऐसी है कि जो एक ब्रांड बनाती है और दूसरा ब्रांड बनाती है, तो वो उसको खुद बोलते हैं वो जेनरिक ब्रांड है, लेकिन नाम उसका दूसरा होता है और वो सस्ती होती है। तो एक ही कंपनी के दो दवाई ऐसी हो सकती है कि एक थोड़ी महंगे दाम में है और एक कम दाम में है, और वो बोलते हैं हमारा जेनरिक डिवीजन है। तो बेसिकली दवाई जेनरिक हो, ब्रांडेड हो या नाम से मिलती हो अंदर के फार्मास्यूटिकल नेम से, वो दवा सब सेफ होती है। वो दवा का जो इफेक्ट है वो सेम होता है। 1 से 4% अंदर इम्प्योरिटी आ सकती है। तो हमारे देश के FDA का काम या हर स्टेट के FDA का काम, फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का काम यह है कि उसमें इम्प्योरिटी कितनी देखना। 4% से ज़्यादा इम्प्योरिटी अलाउड नहीं है। तो बेस्ट से बेस्ट मेडिसिन में 1% इम्प्योरिटी होगी, वर्स्ट से वर्स्ट में 4% होगी। वैक्सीन से तो सवाल पूछा, वैक्सीन से डरना नहीं, ये वैक्सीन की वजह से बेल्स पाल्सी नहीं हुई है। वैक्सीन की वजह से बेल्स पाल्सी नहीं हुई है, उसका कोई कारण ढूंढना पड़ेगा आपको। जैसे बेल्स पाल्सी हमको जो मिलती है हमारे डिसीज़ के अंदर, हर्पीज में ज़्यादा होती है, हर्पीज जोस्टर भी होती है, हर्पीज सिम्प्लेक्स में भी होती है। सर, बीमारियां तो तमाम होती हैं, लेकिन कुछ ही होती हैं जो पेंडेमिक का रूप लेती हैं। तो मुझे जानना यह है आपसे कि इसका प्रोसेस क्या है, कि कोई बीमारी पेंडेमिक कैसे बनती है, और दूसरा ये कि अभी हम हाल ही में एक पेंडेमिक से निकल के बाहर आए हैं, तो क्या इसका कोई एक साइकिल होता है कि इतने समय बाद ही एक पेंडेमिक दोबारा से आएगा? क्योंकि अभी हम बात भी कर रहे हैं कि हम अगले के लिए तैयार हैं या नहीं हैं, तो क्या इसका एक साइकिल होता है? आपका सवाल बहुत इंटेलिजेंट है, क्योंकि कौन सी बीमारी पेंडेमिक हो सकती है, कौन सी नहीं होती है। इन्फेक्शन में 2 नमूने के होते हैं। एक है कि सेल्फ लिमिटिंग, यानी अगर कोई इन्फेक्शन ऐसा है कि वो कुछ हफ्ते में या 2-4 दिन में मौत कर देता है और बाहर ज़्यादा नहीं फैलता है, तो भले ही वो लगता है बहुत सीरियस बीमारी, लेकिन उसके मरने के बाद वो बीमारी दूसरे को नहीं मिलती है। इसलिए कुछ जो एपिडेमिक है या उसको हम बोलते हैं कि आउटब्रेक, जैसे जीका है, निपा है, ये पेंडेमिक नहीं बने, वो वहीं रुक गए। कुछ बीमारी ऐसी होती है कि जो जिसका आरओ यानी रिप्रोडक्शन फैक्टर, कि अगर 5-6 दिन आपको बीमारी है तो आप 5-6 दिन में कितने लोगों को बीमारी दे सकते हैं। तो आरओ फैक्टर अगर आपका 1 है तो आप 5-6 दिन में 1 को देंगे, तो एक इंसान को कितने देते अपने पॉपुलेशन में कितना फैलेगा। किसी का आरओ फैक्टर 1.6 है, डेल्टा में आरओ फैक्टर लगभग 4 था, तो एक इंसान बीमारी से बाहर निकलने के पहले 4 लोग को बीमारी लगाता था। तो उस पर डिपेंड होता है कि एपिडेमिक या पैंडेमिक होगा कि नहीं। एक्चुअली कौन सी बीमारी पैंडेमिक बनेगी, इसके लिए एक ही पैमाना है कि वो कितना इन्फेक्शियस है, कितना किलर है कि नहीं, वो बाद में की बात है। इन्फेक्शियस कितना है उस पर डिपेंड है, और जब इन्फेक्शियस ज़्यादा है, आरओ फैक्टर ज़्यादा है, तो बड़ी बीमारी बनती है। आरओ फैक्टर कम है तो बीमारी कम बनती है। सर, कहा जाता है कि इंसान जात जो है वो ना एलियन से मरने वाला है, ना किसी नए अवतार से मरने वाला है, वो मरने वाला है किसी महामारी से। तो कोविड को तो हमने देख लिया, एक बड़ी आबादी जो है उसको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा के चली गई है। तो क्या कोई एक और आबादी हमें दस्तक देने वाली है? क्या एक कोई महामारी हमें दस्तक देने वाली है
और इसके लिए क्या हम तैयार हैं, ये एक सवाल है। ऐड ऑन मैं करता हूँ, आपने सेक्स एजुकेशन पे बात करी। सेक्स एजुकेशन में आज के दौर में जैसे डिजिटल का दौर आगे बढ़ रहा है, तो बच्चों के पास स्क्रीन बहुत जल्दी आ जा रहे हैं, और वो उम्र से पहले स्क्रीन आने की वजह से स्क्रीन पे जो कंटेंट हैं वो फिल्टर्ड है नहीं, तो उस वजह से एक्सपोजर बच्चों को बहुत ही ज़्यादा जल्दी मिल जा रहा है। तो इसके लिए क्या मेडिकल में इस चर्चा है कि इसको कैसे टैकल किया जा सकता है, या बच्चों के माइंड को इसके लिए कैसे तैयार किया जा सकता है, या ऐसा कुछ आपसे जानना चाहिए? तो मैं दूसरे सवाल से पहले जो मुखातिब होता हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा इंटरेस्ट का लोगों को ये मैच्योरिटी या ये बोलते हैं ना मीनार्की, लड़कियाँ जो जवान होती है उसको मीनार्की बोलते हैं, और बच्चा जो होता है उसको प्यूबर्टी बोलते हैं। तो प्यूबर्टी का एज पहले 14-15 साल था, वो कम होते होते 9-10 साल हो गया, और शादियाँ पहले 18-20 साल में होती थी, अभी शादियाँ 25-30 साल में भी नहीं होती। तो ये जो गैप है मीनार्की से या प्यूबर्टी से लेके शादी तक का लंबा गैप है, और समझो 15 साल का गैप है। एक साल में 365 रातें आती है, और 4 साल में एक रात एक्स्ट्रा आती है। तो विचार कर लो कि 365 × 15, इतने रातों में आप कितने रात बच्चों को कंट्रोल करेंगे। इसका मतलब ये होगा कि आपको बच्चों को प्रिपेयर करना है कि आपके सामने ये चैलेंज है, प्रॉब्लम है, आप उसको कैसे। यानी जब एक ज़माने में मैं कंडोम का प्रचार करता था तो बोले आप क्या कर रहे हो ये, तो मैं बोला मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप कुछ नहीं कर रहे तो प्लीज़ गो एंड यूज़ कंडोम। मैं बोल रहा हूँ कि बी गुड, इफ़ यू कैनॉट बी गुड बी केयरफुल, इन एनी केस बी इन्फॉर्म। अब अच्छा बनो, अच्छा नहीं बन सकते आप कम से कम एहतियात बरतो, और इन एनी केस बी इन्फॉर्म। यानी अगर आपको कोई बीमारी होती है तो आपने जानबूझ के बीमारी लाई है, लेकिन आपको पूरा एजुकेशन था। अब आपका जो पहला सवाल है, ये पैंडेमिक और इंसान, ये एक इकोलॉजिकल बैलेंस है, और ये धरती, यानी मैं कोई फिलोसोफर नहीं हूँ, लेकिन ये धरती कितने लोगों का बोझ ले सकती है, उतने लोग वहाँ पे रहेंगे। अगर हम सब चीज़ों पे मात कर लेंगे तो हमारी सबकी उम्र 100 साल, 150 साल, 200 साल, 250 साल हो जाएगी, वो होगा नहीं। तो हमें ये कुछ ना कुछ बीमारी आती रहेगी, लेकिन बीमारी में जो जर्म आता है वो जर्म का भी कुछ लाइफ है, और जर्म अपने पे डिपेंड है। अगर जर्म अपने को ख़त्म कर देगा तो वो कैसा जिएगा। इसलिए जर्म भी खुद के सेल्फ के लिए भी वो एक सेल्फ लिमिटेड बन जाएगा। तो कोई भी बीमारी जब आती है स्टार्टिंग में अपना रौद्र रूप दिखाती है, लेकिन धीरे 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 माइल्ड हो जाती है, और वैसे ही कोविड में हुआ, वैसे ही कई बीमारी में हुआ। तो अभी कोविड की जितनी बड़ी बीमारी आएगी कि नहीं, क्योंकि कोविड ये स्पेनिश फ्लू के बाद 100 साल के बाद आया है इतना बड़ा, तो मैं नहीं मानता हूँ कि और फटाफट 1-2 साल में 5 साल में कुछ आएगा। लेकिन जो हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस जा रहा है, जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, जो हम लोग हर एक के एनवायरनमेंट में घुस रहे हैं, एनिमल के, प्लांट के, फॉरेस्ट के, तो हमको तकलीफ भुगतना है। और ये तकलीफ भुगतना नहीं है तो ये हमारे जनरेशन को ये काम करना है ताकि अगला जनरेशन वो नहीं भुगते। सर, जब कोई बड़ी बीमारी आती है, ख़तरनाक बीमारी आती है, तो इंसान के दिमाग में सबसे पहली बात आती है कि ईश्वर तो बचा लेगा। अब जब ईश्वर सामने बैठा है तो मैं पूछ लेता हूँ कि कौन सी वैक्सीन है जो हमें 2-4 लगवा लेनी चाहिए ताकि गाड़ी जो है वो लंबी चलती रहे। तो मेरा नाम ईश्वर है, लेकिन ईश्वर प्रसाद है। अच्छा, तो मैं ईश्वर नहीं, ईश्वर का प्रसाद हूँ। अच्छा सर। हाँ, अभी कुछ बीमारियाँ ऐसी है जिसका बचाव आसान है, सस्ता है। फॉर एग्जांपल जो टाइफाइड का वैक्सीन है वो सस्ता होता है और 3 साल में एक बार लगाया जाता है। तो 3 साल, क्योंकि हम लोग कितना भी हम अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करो, किसी के बर्थडे में जाते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, कोई कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, कहीं रास्ते का जूस पी लेते हैं, कोई फ्रूट खा लेते हैं, तो हमको टाइफाइड होने का चांस होता है। टाइफाइड फिकोर लेने, किसी के मलमूत्र के हाथ के लगने से होती है बीमारी। तो टाइफाइड का वैक्सीन लेना चाहिए। 50 साल की उम्र से ज़्यादा जो है, या जिसको डायबिटीज़ है या रिनल प्रॉब्लम है, उन्होंने हर साल एक फ्लू का वैक्सीन लगाना चाहिए। हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन हर एक ने लगाना चाहिए क्योंकि बहुत सस्ता है। HPV का वैक्सीन जो सेक्सुअली ज़्यादा एक्टिव है, एक से ज़्यादा पार्टनर के साथ सेक्स करते हैं, 15 साल की उम्र के पहले लगा दो तो 2 डोज में काम होता है। उस समय सेक्सुअल एक्टिविटी चालू नहीं होती है तो 2 डोज में काम हो जाता है। सेक्सुअल एक्टिविटी जब चालू होती है और 15 साल के आगे ऊपर जाती है तो 3 डोज लगते हैं। HPV लेना चाहिए। उसके सिवा न्यूमोकोकल वैक्सीन होता है कि जो भी एज 50 या 60 के बाद डायबिटीज़ के लिए, जो मल्टी ऑर्गन डिसीज जिसको होता है उसके लिए, तो ज़िंदगी में एक ही बार लगता है, वो लेना चाहिए। लेकिन ये वैक्सीन थोड़े से महंगे हैं और हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि भारत के कंपनी को, इन्हें जैसे दवाइयों में हमने मास्टरी की है, वैक्सीन, बाकी भी वैक्सीन में हमको मास्टरी करना है, सबसे सस्ते वैक्सीन लाना है, उसके वजह से सब लोग ले सके, ऐसा करना है।
तो ये इसको कहते हैं अडल्ट वैक्सीनेशन। कोविड के वैक्सीन ने एक अच्छा काम किया कि लोगों को लगता था कि वैक्सीनेशन खाली बच्चों का होता है, तो अडल्ट को भी वैक्सीनेशन होता है, ये कोविड ने समझाया। और दूसरा खराब ये काम किया कि वो कोविड के वैक्सीन से सबको बुखार आया, कुछ तकलीफ हुई, और कोई इंसान टाइफाइड का लेने को आता है वैक्सीन, बोलता है सर कुछ होगा क्या नहीं मेरे को, तो वो डर बैठ गया। तो एक अच्छा और एक बुरा काम दोनों हुआ है। सर मेरा एक सवाल ये है कि जैसे मेडिकल की पढ़ाई की आप बात करते हैं, MBBS या और भी जो मेडिकल में पढ़ाइयाँ होती हैं, तो प्राइवेट कॉलेजेस की पढ़ाई बहुत महंगी है और सरकारी कॉलेजेस में सीट्स कम होती हैं, तो हर किसी को मिल नहीं पाता है। तो पहला तो ये सर कि इनको एक्सेसिबल कैसे बनाया जाए पढ़ाई को, मेडिकल की पढ़ाई को। दूसरा, जो मेडिकल की पढ़ाई और मेडिकल में रिसर्च हो रही है, क्या वो जो इंडस्ट्री में जो डिमांड है, क्या वो उसको मैच कर पा रही है? तो आपका जो सवाल था उसका मैं जवाब देते समय, जो पहला भी सवाल आप मैडम का था वो भी जवाब दे रहा हूँ कि ये जो 40 साल पहले हमने बहुत ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन किया मेडिकल कॉलेज का, इसकी वजह से कमर्शियलाइजेशन बहुत बढ़ गया। फॉर एग्जांपल MBBS की जो सीट है वो 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख के नीचे नहीं है, और पोस्ट ग्रेजुएशन की सीट 3 लाख, 5 लाख तो होती है। आप एवरेज लगा लो कि पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर अगर बाहर से जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से पढ़ के आ रहा है वो 5 करोड़ रुपये खर्चा कर रहा है। जब 5 करोड़ खर्चा करेगा, महीने का 1% के ब्याज यानी इसको 5 लाख रुपये महीना कमाना ही कमाना है, उसको फिर एक्सप्लॉइट करना ही करना है। तो हमने ये 40 साल पहले अपोज किया था, आप प्राइवेटाइजेशन मत कीजिए, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज काफ़ी है। 106 मेडिकल कॉलेज थे 1981 में, उस समय खाली 6 मेडिकल कॉलेज प्राइवेट थे, वो प्राइवेट भी ट्रस्ट के जैसे थे, और उसमें 2 क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज थे और 4 प्राइवेट ट्रस्ट थे। आज 750 मेडिकल कॉलेज है, उसमें आधे प्राइवेट है, आधे गवर्नमेंट है, और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की कैपेसिटी गवर्नमेंट से ज़्यादा है, ज़्यादा सीट लेते हैं। इसका मतलब 60% सीट प्राइवेट से आ रही है, 40% गवर्नमेंट से आ रही है। तो जो प्राइवेट में इंसान पैसा खर्चा करके जाएगा, पैसा खर्चा वसूल करने की कोशिश करेगा, तो हमें रोकथाम वहाँ करनी है। अब आपका कहना है कि प्राइवेट में महंगी क्यों और गवर्नमेंट में सस्ती क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट में जो हॉस्पिटल होता है वो पब्लिक के लिए है, और वहाँ पे जो हमारा जो मेन पढ़ाई होती है वो पेशेंट पे होती है, तो पेशेंट का कॉस्ट गिना नहीं जाता है, क्योंकि पेशेंट केयर आपका हो रहा है और हम लोग सीख रहे हैं। तो हमारे पे जो टीचर के लिए या क्लासरूम के लिए या इलेक्ट्रिसिटी AC के लिए जो खर्चा वही गिना जाता है, और इसके लिए होता है कि भाई ये एक डॉक्टर बनाने के लिए हम लोग सरकार 5 लाख खर्च कर रही है। प्राइवेट वाले तो देखते हैं कि हम लोग मरीज़ रख रहे हैं, तो मरीज़ का जो खर्चा हो रहा है, बेड का खर्चा हो रहा है, उनका जो कमाई हो रही है, जो एक्स्ट्रा करना है उसका खर्चा हो रहा है, वो सब खर्चा उनको पेशेंट से, डॉक्टर ने निकालना है, तो वो ज़्यादा महंगा है। जी। दूसरा सर एक वो रिसर्च बोलना है कि हमारे मैच कर पा रहे क्या। 1981 में हमारा जो रेशियो होना चाहिए था डॉक्टर का, वो होना चाहिए था 5000 के पीछे एक डॉक्टर, और तब हमारे देश में था 10,000 के पीछे एक डॉक्टर। तो हम वो बढ़ाते 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 हम 5000 तक आ गए, अब हमको चाहिए 1000 के पीछे एक डॉक्टर। तो हमारी भूख बढ़ गई 10 गुना ज़्यादा, तो उतने ज़्यादा हमको डॉक्टर तैयार करने हैं। इसके सिवा कुछ डॉक्टर हमारे बाहर जाते हैं। हमारे पास हमारा पॉपुलेशन उसको प्रॉब्लम समझने के बजाय, या क्या बोलते हैं उसको, लायबिलिटी समझने के बजाय उसको एसेट समझे कि हम लोग एक्स्ट्रा डॉक्टर पैदा कर सकते हैं, बाहर देश में भेज सकते हैं। मनी ऑर्डर इकोनॉमी हमारी बहुत जोर में चली। कल परसों ये एक स्टेटमेंट आया कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इनपुट मनी ऑर्डर वाली इकोनॉमी जो है वो भारत देश है। तो ये हमारे जो डॉक्टर या जो ज़्यादा एजुकेटेड लोग, IT के लोग बाहर गए, उनकी वजह से है। तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है कि इतने डॉक्टर बन के क्या करेंगे, भेजो बाहर। अगर आपकी मेडिकल कॉलेज की कैपेसिटी 100 है और आपके यहाँ नीड 150 की है, आप 100 की जगह 200 बनाओ। अगर बाहर 50 जा रहे हैं तो 250 बनाओ। हमारे पास इतने हॉस्पिटल है, हर डिस्ट्रिक्ट में हॉस्पिटल है। वो हॉस्पिटल को हम लोग एक्सप्लॉइट नहीं कर पा रहे कि हम उसको एजुकेशन इंस्टीट्यूट कैसे बनाएं। और ये बहुत ज़्यादा लिथार्जी है कि गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेजेस में वो आपको बहुत सारे जो इंस्ट्रूमेंट पड़े वो मेंटेन नहीं है, कॉट एक कोई कोने में कुछ पड़े है, कोई कचरा कोई साफ नहीं हो रहा है, क्योंकि डीन को ज़्यादा अथॉरिटी नहीं है। वहाँ पे डीन, डायरेक्टर, सेक्रेटरी, मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर, इतनी अथॉरिटी उनके ऊपर है, और डीन के पास कुछ अथॉरिटी नहीं है। तो अगर हम हर डीन को अथॉरिटी दे कि अपने आप को मेंटेन करें, तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस बहुत अच्छे बनेंगे। क्योंकि जितना पेशेंट लोड गवर्नमेंट कॉलेजेस में है उतना प्राइवेट में नहीं है, उतना फॉरेन में नहीं है। तो हमारे पास जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पढ़ा हुआ डॉक्टर है वो बहुत अच्छा डॉक्टर है। डॉक्टर साहब, मैं तो बहुत खुश हूँ कि चलिए आज आपने समय निकाला, आप यहाँ आए, आपने हमसे बात की, क्योंकि आपकी बातें सुनकर बहुत सारे लोगों ने
बिल्कुल राहत की सांस ली होगी, उनमें से एक मैं भी हूँ। यहाँ बैठे जो इतने सारे कोविशील्ड लगवा करके लोग बैठे हैं वो भी हैं, और उम्मीद है हमारे जो दर्शक जिन्होंने कोई भी वैक्सीन लगवाई है कोविड की, और जो भी उनके मन में जो भी सवाल थे उनको उनके जवाब मिल गए होंगे। परेशान मत होइए, डॉक्टर साहब ने जैसे कहा जो होना था वो हो गया है। अगर आप अभी स्वस्थ हैं तो आप स्वस्थ रहेंगे, टेंशन की कोई बात नहीं है। अफवाहों की चपेट में मत आइए, अपने व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स पर यकीन मत करिए। डॉक्टर से अगर आपको कोई सवाल है तो आप डॉक्टर से पूछिए, गूगल के भरोसे मत रहिए, नहीं तो आपको जवाब में कैंसर ही मिलेगा। आपको हमारा आज का गेस्ट इन द न्यूज़ रूम कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। डॉक्टर ईश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए, इतनी अच्छी जानकारी आपने हमें और हमारे दर्शकों को दी है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए ललन टॉप। शुक्रिया।